मासिक वोट तक पहुंचने से बस लगभग 2 वोट दूर हूं। हैंडसम दोस्तों, क्या अभी भी यी के लिए उम्मीद बाकी है? अगर मैं 1000 तक पहुंच गया तो अगले महीने मैं हर दिन डजन शब्द अपडेट करने के लिए और मेहनत करूंगा। लड़ते रहो। अध्याय 53। मनुष्य और दानव के बीच प्रेम संबंध, प्राप्तियों की गणना और पदोन्नति के विशेषाधिकार। श्वानिनगाव आत्मा महल मंद रोशनी से भरे आत्मा महल के भीतर प्राचीन दिव्य वृक्ष के ऊपर हजारों आत्मा दीपक तैर रहे थे। उनकी धुंधली रोशनी हॉल की दीवारों पर बने भयानक डायन देवता के टोटेमों को उजागर कर रही थी। हर दीपक गांव के किसी साधक की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता था। जितनी तेज रोशनी, उतनी ही शक्तिशाली आत्मा। अचानक धड़ाम! सबसे ऊपर का नीली ज्वाला वाला जीवन दीपक अचानक फट गया। तेल और चिंगारियां चारों ओर बिखर गई। उसके तुरंत बाद नीचे के दर्जन भर बैंगनीज वाला जीवन दीपक एक एक करके बुझ गए। उनकी बातियां काले धुएं की पतली लहरों में बदलकर हवा में विलीन हो गई। पहरेदार वूली ने अचानक सिर उठाया। उसकी धुंधली पुतलियां तेजी से सिकुड़ गई। सातवां बुजुर्ग मर गया। वह 2 कदम पीछे लुढ़ खड़ा गया। उसकी सूखी उंगलियां पर ही थीं जब उसने कमर से बोधी हड्डी की घंटी पकड़ी और घबराहट में उसे जोर जोर से बजाने लगा। घंटी की आवाज किसी भूत की करुण चीख की तरह आत्मा महल को चीरती हुई पूरे श्वानी नगाहों में गूंज उठी। डायन देवता का वेदी स्थल पुरार्वुंग वेदी के द्र में पद्मासन लगाए बैठा था। उसके शरीर पर रक्त लाल जादुई रूनी चिंचम कर रहे थे। उसका चेहरा दुबला पतला था, आंखें धंसी हुई और भौहों के बीच की लंबी रेखा किसी बंद तीसरी आंख जैसी लग रही थी। घंटी की आवाज सुनकर उसने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी धुंधली पुतलियों में ठंडी चमक कौंधी। सरदार! वूली लड़खड़ाते हुए भीतर आया और जमीन पर गिरकर प्रणाम किया। उसकी आवाज कर्कश थी। 7वें बुजुर्ग का जीवन दीपक बुझ गया और उनके साथ गया पर्पल मेंशन दल। पूरी सेना नष्ट हो गई। कुछ पल तक बूढ़ा सरदार चुप रहा। फिर उसने अपनी सूखी उंगली उठाई। उंगली के सिरे से खून की एक बूंद निकली और वेदी पर टक पड़ी। भूं! वेदी के रूनी चिन्ह अचानक चमक उठे। खून की धुंध घूमकर एक भ्रमित दर्पण में बदल गई। दर्पण के भीतर का दृश्य धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। एक चांदी का मुखौटा पहने व्यक्ति, हाथ में हरी तलवार। एक ही वार में उसने 7वें बुजुर्ग के गोल्डन कोर को चीर दिया। शैडोगेट! बूढ़े सरदार ने हल्का सा भौं सिकोड़ते हुए कहा। उसकी आवाज रेत घिसने जैसी कर्कश थी। नहीं, शैडोगेट कभी किसी को मारकर शव नहीं छोड़ता। उसने फिर दर्पण पर उंगली से थपकी दी। दर्पण तुरंत टूटकर रक्त की असंख्य धाराओं में बदल गया और गायब हो गया। यिनज्यू! वेदी की छाया से एक दुबली पतली भूत जैसी आकृति धीरे धीरे बाहर आई। वह काले वस्त्रों में लिपटा था। चेहरा लाश जैसा पीला और आंखें स्याही की तरह काली, मानो उनमें काला धुआं घूम रहा हो। आपका अधीनस्थ उपस्थित है। यिनज्यू की आवाज जहरीले सांप की फुफकार जैसी थी। बूढ़े सरदार ने आंखें बंद कर ली। जांच करो, उसने शांत स्वर में कहा। मरने से पहले 7वें बुजुर्ग ने संदेश भेजा था कि उन्होंने ग्रेट चौ साम्राज्य के एक जासूस के निशान देखे हैं, लेकिन यह व्यक्ति निश्चित रूप से शैडो कबीले का नहीं है। यिनज्यू के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। चिंता मत कीजिए सरदार, मरे हुए लोगों के मुंह खुलवाने में मैं सबसे माहिर हूं। कुछ दिन बाद अंधकार में हॉल यिनज्यू एक शव के सामने खड़ा था। उसकी उंगली पर एक काला गू कीड़ा लिपटा हुआ था। यह शव उसी पर्पल मेशन साधक का था जो उस दिन किसी तरह बच निकला था, लेकिन अब उसका शरीर सूख चुका था और त्वचा के नीचे अनगिनत कीड़े रेंग रहे थे। युनशान गांव, जुड़वां बहने। यिनज्यू बुदबुदाया। गू कीड़ा शव के कान में घुस गया। कुछ ही क्षण बाद वह एक बची खुची स्मृति लेकर बाहर निकला। दृश्य में दिखा सीमा पर बाई जी और बाई वई नाम की बहनों का 7वें बुजुर्ग से सामना। दिलचस्प। यिनज्यू ठंडे स्वर में हंसा। 2 पर्पल मेंशन साधक एक गोल्डन कोर साधक को कैसे मार सकते हैं? वह मुड़ा और अंधेरे हॉल की गहराई में चला गया। वहां छत से लटकी लाशें थी, सब गू कीड़ों से भरी हुई। नीचे टपकता खून एक तालाब बन चुका था जिसमें असंख्य घिनौने गू अंडे तैर रहे थे। युनशान गांव में नेसेंट सोल साधक बैठा है। उसकी आंखों में काला धुआं घूमने लगा। अगर सच में वही लोग थे तो यह मामला अब अकेले श्वानिन गांव के बस की बात नहीं। मुख्य हॉल यिनज्यू की रिपोर्ट सुनने के बाद बूढ़े सरदार ने मंदिर के सिंहासन के हाथ पर अपनी सूखी उंगलियों से हल्की थपकी दी। ठक ठक। पवित्र कन्या साधना में है। देवताओं से परामर्श नहीं किया जा सकता। उसने धीरे धीरे कहा।
अगर युनशान गांव ने सच में हस्तक्षेप किया है तो इसका मतलब है कि वे हमारे श्वानियन गांव के साथ युद्ध शुरू करना चाहते हैं। यिनजिऊ मुस्कुराया। मैं खुद जाकर उन दोनों बहनों को पकड़ सकता हूं और उन्हें लाश कठपुतली बना सकता हूं, तब सच्चाई सामने आ जाएगी। बूढ़े सरदार ने सिर हिलाया। युनशान गांव का सरदार अपने लोगों की बहुत रक्षा करता है। उसने महल के बाहर रात के आकाश की ओर देखा। ऊपर रक्तिम चांद चमक रहा था। कुछ देर बाद उसने आदेश दिया, इस बात की सूचना शुआंग्युए गांव को भेजो। इस मामले का निर्णय एक नैसेंट सोल साधक करेगा। यिनजिऊ की आंखों में नाराजी चमकी, लेकिन उसने सिर झुका दिया। यिनजिऊ के जाने के बाद बूढ़े सरदार ने अपनी हथेली खोली। उसमें से एक 4 पंखों वाला सुनहरा रेशम कीड़ा गू धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन उसमें हल्की ठंडक भी थी। स्वामी, क्या आपको संदेह है कि इस मामले का संबंध ग्रेट जोऊ से है? बूढ़े सरदार की आंखें गहरी थीं। शैडो गेट का मुखौटा, युनशान गांव के लोग, तलवार साधक, बहुत अधिक संयोग है। उसने आदेश दिया, सीमा पर मार्शल लॉ लागू करो। कोई भी अनजान साधक दिखे तो बिना अपवाद मार दिया जाए, और यूलिन प्रांत के फू परिवार पर भी कड़ी निगरानी रखो। सुनहरा गू हंस पड़ा। पतिदेव, क्या एक छोटा सा परिवार भी आपकी चिंता के लायक है? बूढ़े सरदार की आवाज भारी थी। फू योंग्याओ साधारण नहीं है। ब्लड फेन सेक्ट भले ही कमजोर हो, लेकिन वह 1000 साल पुराना संप्रदाय था। फिर भी फू परिवार ने 5 गोल्डन कोर साधकों को इकट्ठा करके उसे एक ही झटके में नष्ट कर दिया। ऐसी रणनीति किसी नए परिवार के बस की बात नहीं। सुनहरा कीड़ा उसके कंधे पर उठकर बैठ गया और धीरे धीरे उसकी गर्दन को सहलाने लगा। ब्लड फेन सेक्ट क्या चीज है? उसने तिरस्कार से कहा, वे तो बस नश्वर लोगों की जीवन शक्ति चूसने वाले कचरे हैं। हमारे श्वानियन गांव से उनकी तुलना कैसे हो सकती है? हमारे पास लगभग 30 गोल्डन कोर साधक है, और आपके जैसे झूठे नैसेंट सोल संरक्षक के रहते फू परिवार चाहे जितना शक्तिशाली हो, हमारे ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। बूढ़े सरदार कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर केवल फू परिवार होता तो चिंता की बात नहीं थी, लेकिन 7वें बुजुर्ग की मौत, युनशान गांव का हस्तक्षेप और शैडो गेट का मुखौटा, ये सब बहुत ज्यादा संयोग हैं। सुनहरे कीड़े की आवाज धीमी हो गई। तो क्या आपको लगता है फू परिवार के पीछे कोई और ताकत है? बूढ़े सरदार ने सीधे जवाब नहीं दिया। वह रक्तचांद को घूरता रहा। शैडो गेट रहस्यमय है। अगर सच में उसने हमें निशाना बनाया है तो केवल हमारा श्वानियन गांव ही नहीं, बल्कि हमारा उच्च बल शुआंग्युए गांव भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। सुनहरे गू की आंखों में लाल चमक आई। तो पतिदेव क्या करना चाहते हैं? फू परिवार का उत्थान बहुत तेज हुआ है, इसमें जरूर कोई रहस्य है। मैंने सीमा मजबूत करने और यूलिन में उनके हर कदम पर नजर रखने का आदेश दे दिया है। सुनहरा कीड़ा बेचैनी से हिला। आप हमेशा इतने सावधान रहते हैं। अगर मुझसे पूछे तो सीधे उनके घर पर हमला कर देना चाहिए और पूरे फू परिवार को रक्त कठपुतली बना देना चाहिए। बूढ़े सरदार ने सिर हिलाया। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर फू परिवार सच में किसी गुप्त संप्रदाय का समर्थित बल है तो हमें चुपचाप सहना पड़ेगा। सुनहरा गू नाराज होकर चुप हो गया। उसे अपने पति का स्वभाव पता था। वह हमेशा दूरदर्शी रहता था और बिना निश्चितता के कुछ नहीं करता था। कुछ देर बाद बूढ़े सरदार ने कहा, पत्नी, तुम्हारा मानव रूप में परिवर्तन का समय आने वाला है। अगर इस समय हमारी शक्ति कम हो गई तो। यह सुनते ही सुनहरे कीड़े की आवाज नरम हो गई। क्या आप मेरी चिंता कर रहे हैं? बूढ़े सरदार ने सिर हिलाया। तुमने 5000 साल साधना की है। अब तुम पूर्ण रूपांतरण से बस एक कदम दूर हो। उससे पहले श्वानिन गांव खोना नहीं चाहिए। कुछ देर की चुप्पी के बाद कीड़े ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी। बूढ़े सरदार के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। फिर वह फिर से ठंडा और कठोर हो गया। महल के बाहर रक्तचांद के नीचे श्वानिन गांव का जादुई रक्षा व्यूह हल्का चमक रहा था। मानो अदृश्य जाल पूरे दूसरी ओर अंतिम पहाड़ी दर्रे को पार करने के बाद फूचांग शेंग और उसके साथी सैकड़ों मील उड़ते हुए आगे बढ़े। अचानक सामने एक अद्भुत दृश्य खुल गया। दूर पहाड़ों के बीच एक विशाल शहर दिखाई दिया। डूबते सूरज की रोशनी में शहर की दीवारों पर लिखे 2 अक्षर चमक रहे थे। यूलिन शहर के द्वार पर फहराता विशाल झंडा जिस पर फू लिखा था, देखकर फू चांगशेंग के होंठों पर अनायास मुस्कान आ गई। आखिरकार घर पहुंच गए। उसने मुस्कुराते हुए अपने वस्त्रों से श्वानियन गांव के 7वें बुजुर्ग का भंडारण थैला निकाला और हथेली में तौलते हुए बोला, लिंगर,
अंदाजा लगाओ इसमें क्या अच्छे खजाने हैं। वुलिंगर, जो बेहोश फू योंगशुआन को पीठ पर उठाए हुए थी, तुरंत उत्साहित हो गई। भाई फू, जल्दी देखिए। फू चांगशेंग ने अपनी दैवी चेतना से थैले को जांचा। उसकी भौहें धीरे धीरे ऊपर उठने लगीं। ये भंडारण थैला लगभग 10 फीट का स्थान रखता था और इसमें कई जेड बक्से तथा आध्यात्मिक सामग्री भरी हुई थी। सबसे पहले उसने एक पूरी तरह हरे रंग का अयस्क निकाला, जिसकी सतह पर तारों जैसी चमक थी। सेलेस्टियल स्टार सैंड। फू चांगशेंग की आंखें चमक उठीं। कमल दीपक की चौथी प्रतिबंध को परिष्कृत करने के लिए बिल्कुल सही। इसके साथ लोटस लैंप को चौथे स्तर के मध्य स्तर तक उन्नत किया जा सकता था। वूलिंगर ने जिज्ञासा से उसे देखा। क्या यह वही सामग्री है जो भाई फू अपने जन्मजात जादुई हथियार के लिए बताते हैं? बिल्कुल। फू चांगशेंग ने फिर 7-8 और आध्यात्मिक सामग्री निकाली और उन्हें सड़क किनारे पत्थर पर रख दिया। प्रोफाउंड यिन आयरन और कोल्ड जेड मैरो, ये दोनों चौथे स्तर की उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री है। ये बूढ़ा सच में काफी अमीर था। अचानक उसने हल्की आवाज निकाली। अरे! उसने भंडारण थैले की गहराई से एक रक्त लाल जेड स्लिप। भाग्यान अंतिम दौर। भंडारण थैले की गहराई से उसने एक रक्त लाल जेड स्लिप निकाली। दैवी चेतना से उसे जल्दी से परखते ही उसके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक उभर आई। प्रोफाउंड यिन गू शास्त्र, यह पृथ्वी स्तर की निम्न श्रेणी की साधना तकनीक है। तुम्हारी मौजूदा साधना अवस्था के लिए बिल्कुल उपयुक्त। वूलिंगर ने जेड स्लिप अपने हाथ में ली। जैसे ही उसने दैवी चेतना से उसकी जांच की, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह तो रहस्यमयी यिनगू शास्त्र का निचला भाग है। यह हमारे ब्लैक विच गांव में बहुत समय से खोया हुआ था। उसकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। किंवदंती है कि यदि इसे पूरी तरह साध लिया जाए तो 6 पंखों वाला स्वर्ण झिंगुर गू पैदा किया जा सकता है, जिसे नैसेंट सोल स्तर के साधक भी डरते हैं। फू चांगशेंग जोर से हंस पड़ा। लगता है इस बार सच में बड़ा खजाना हाथ लगा है। वह खोज जारी रखता रहा। फिर अचानक वह रुक गया और सावधानी से एक ठंडा जेड बॉक्स बाहर निकाला। जैसे ही बॉक्स खोला गया, एक सिहरन भरी ठंडी आभा बाहर फैल गई। अंदर 3 पूरी तरह काले कमल के बीज रखे थे, जिनकी सतह पर हल्के रक्त लाल पैटर्न उभरे हुए थे। फू चांगशेंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। ये 9 नेदरबर्ड लोडोट्स के बीज हैं। अगले ही पल उसके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। यह तो क्यूचान के शरीर को पुनर्निर्माण करने की मुख्य सामग्री है। जब क्यूचान ताइन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक को प्रारंभिक सफलता तक साध लेगी, तब 9 नेदरबर्ड लोट्स और श्वानमिंग बोन जेड के साथ मिलाकर वह अपना भौतिक शरीर फिर से बना सकेगी। अब केवल भाग 2, हिंदी अनुवाद शुआनमिंग अस्थि जेड गायब है। एक बार जब वह अपना भौतिक शरीर बना लेगी तो गोल्डन कोर चरण तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। उसी क्षण अचानक दूर से आपातकालीन बिगुलों की एक श्रृंखला सुनाई दी। दूर शहर की दीवार पर आध्यात्मिक प्रकाश चमका और नीले स्केल कवच पहने साधकों का एक समूह अपनी उड़ती तलवारों पर आकाश में उठ गया। दल के आगे चल रहा घनी दाढ़ी वाला बलिष्ठ आदमी दूर से ही फू चांगशेंग को देखकर इतना उत्साहित हो गया कि लगभग अपनी उड़ती तलवार से गिर ही पड़ा। यह तो कुलपति है। कुलपति एकांत साधना से बाहर आ गए हैं। उस बलिष्ठ आदमी की आवाज घंटी की तरह गूंजी और तुरंत पूरे उत्तरी सीमा रक्षा क्षेत्र में फैल गई। क्षण भर में शहर की दीवारों से घंटियां और नगाड़े गूंजने लगे और दर्जनों तलवारों की रोशनी आकाश में जा पहुंची। घनी दाढ़ी वाला वह आदमी साधकों के एक दल का नेतृत्व करते हुए उड़ती तलवारों पर आकर फू चांगशेंग से 10 फुट दूर उतरा। वे सब एक घुटने पर झुककर हाथ जोड़कर बोले, आपका अधीनस्थ उत्तरी सीमा का गैरीसन कमांडर झाओ तिएजू आदरपूर्वक कुलपति का महल में स्वागत करता है। फू चांगशेंग ने हाथ उठाकर उन्हें उठने का संकेत दिया। कमांडर झाओ, आपने कड़ी मेहनत की है, उठिए। झाओ तिएजू खड़ा हुआ, उसकी बाघ जैसी आंखों में आंसू भर आए। कुलपति कई वर्षों से एकांत साधना में थे और बाहरी लोग अफवाहें फैला रहे थे कि आपके साथ कुछ हो गया है। पूरा कबीला घबराया हुआ था।
तभी उसने फू चांगशेंग के पीछे वूलिंगर को देखा, जो किसी को पीठ पर उठाए हुए थी। वह तुरंत चुप हो गया और बोला, मैं तुरंत सबको सूचना देता हूं। फू चांगशेंग ने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं। इजो और फीनिक्स रथ तैयार करो, हम सीधे हवेली लौटेंगे। और याओ याओ को संदेश भेजो, कुछ गोलियां लेकर मुझसे मिलने आए। जी सर। जाओ, तिएजू मुड़ा और दहाड़ा। क्या तुम लोगों ने कुलपति का आदेश नहीं सुना? जल्दी एजियो और फीनिक्स रथ तैयार करो। वह स्वयं रास्ता दिखाते हुए धीमी आवाज में बोला, कुलपति, आप उत्तरी सीमा से लौट आए। फू चांगशेंग ने उत्तर नहीं दिया, केवल कहा, सीमा गश्त मजबूत करो। जाओ। तिएजू की आंखें सिकुड़ गईं। जैसे ही उसे कुछ समझ आया, उसकी पीठ अनायास सीधी हो गई। कुछ ही देर बाद आकाश से एक भव्य रथ उतरा, जिसे 3 सिर वाले नीले फीनिक्स खींच रहे थे। उसके डंडों पर जीवंत ड्रैगन की नक्काशी थी। वूलिंगर अविश्वास से उसे देखती रह गई। फू चांगशेंग ने सहजता से उसे रथ में चढ़ने में मदद की। संकोच मत करो। रथ के भीतर एक अलग ही दुनिया थी, लगभग 10 फुट का सुंदर कक्ष। फू चांगशेंग ने संकेत किया, लिंगर, योंगशुआन को बादल शैया पर लिटा दो। वूलिंगर ने चारों ओर की विलासिता देखकर हिचकिचाते हुए पूछा, भाई फू, यह सब? फू चांगशेंग हंस पड़े। अब जब तुम फू परिवार में शामिल हो गई हो, तो तुम भी परिवार का हिस्सा हो। ऐसी साधारण चीजों की आदत तुम्हें धीरे धीरे हो जाएगी। वूलिंगर ने गहरी सांस ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई फू वास्तव में एक छठे जे के कुलीन परिवार के मुखिया है। ये लगभग किसी गांव के प्रधान के बराबर प्रतिष्ठा थी। दोनों के सामाजिक स्तर में इतना अंतर देखकर वह असहज हो गई। फू चांगशेंग ने उसे डांडस बौधाया। लिंगर, अगर तुम नन होती तो मैं और योंगशुआन अभी भी उस कानून रहित जगह में कैद होते। इसलिए फू परिवार में इसे अपना घर समझो। जो भी चाहिए बेझिझक कह देना। वूलिंगर थोड़ा सहज हो गई। कुछ देर बाद रथ हल्का सा झटका खाकर रुक गया। बाहर से जाओ तिएजू की भारी आवाज आई, कुलपति को सूचना, हम यूलिन शहर के ऊपर पहुंच गए हैं। फू चांगशेंग ने खिड़की खोली। नीचे पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। अनगिनत साधक और आम लोग सड़क के दोनों ओर घुटनों के बल बैठे थे। शहर के मध्य स्थित फू परिवार की हवेली तो और भी भव्य थी। 72 स्वागत तलवार ऊर्जाएं आकाश में उठकर मिल गई और 4 विशाल अक्षर बना दिए, स्वागत है कुलपति। फू चांगशेंग मुस्कुराकर सिर हिलाए, कितना आडंबर है। फिर उन्होंने असहज खड़ी वू लिंगर से धीरे कहा, लिंगर, याद रखो, आज से तुम फू चांगशेंग की सम्मानित अतिथि हो। सिर ऊंचा रखो, किसी को तुम्हें नीचा देखने मत देना। यूलिन शहर फू परिवार की हवेली नीला रथ धीरे धीरे मुख्य आंगन में उतरा। जैसे ही फू चांगशेंग उतरे, चांदनी सफेद वस्त्रों में एक आकृति हवा की तरह उनकी ओर दौड़ी। पिताजी। वह थी फू योंगयाओ। उसके शांत और सुंदर चेहरे पर उत्साह छिपाए नहीं छिप रहा था। उसकी कांच जैसी आंखें हल्की लाल हो गई थीं। वह पहले अपने पिता को बचाने के लिए श्वेनवू मृत क्षेत्र में घुसने की योजना बना रही थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता सुरक्षित लौट आएंगे। अपने दिव्य ज्ञान से जांचते ही वह चौंक गई। कुछ वर्षों में ही उसके पिता की साधना गोल्डन कोर के 3रे स्तर तक पहुंच गई थी। याओ याओ। फू चांगशेंग ने संतोष भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन तभी फू योंगयाओ की नजर उनके पीछे पड़ी। वूलिंगर सावधानी से फू योंगशुआन को रथ से उतार रही थी। उसका चेहरा पीला और शरीर कमजोर था। योंगशुआन। फू योंगयाओ की आंखें सिकुड़ गई। वह तुरंत आगे बढ़ी और उसकी नब्ज जांची। जैसे ही उसकी उंगलियां नब्ज पर पड़ी, उसने महसूस किया कि एक ठंडी शक्ति उसके शरीर में छिपी हुई है और लगातार उसकी जीवन शक्ति को खा रही है। पिताजी, यह, फू चांगशेंग ने गंभीर स्वर में कहा, पहले उसे बचाओ, गुप्त कक्ष में चलो। फू योंगयाओ ने सिर हिलाया और तुरंत सबको हटने का आदेश दिया। तभी दूर से एक प्रकाश रेखा आकर आंगन में उतरी। स्वामी। हल्के नीले वस्त्रों में यू छिंगरू दौड़ती हुई आई। उसके कोमल चेहरे पर सच्ची खुशी थी। लेकिन जब उसकी नजर फू चांगशेंग के पीछे खड़ी वूलिंगर पर पड़ी, क्षण भर के लिए वह ठिठक गई। वूलिंगर असाधारण सुंदर थी, सफेद बर्फ जैसी त्वचा, चमकीली आंखों में हल्की झिझक। यू छिंगरू की आंखों में एक अजीब भाव चमका, लेकिन वह तुरंत सामान्य हो गई। स्वामी, आपका सुरक्षित लौटना बहुत अच्छा है, फू चांगशेंग ने कहा। छिंगरू, यह वूलिंगर है। इस बार मैं और योंगशुआन उसी की मदद से बच पाए। उसे परिवार की तरह रखो। यू छिंगरू की मुस्कान एक पल को ठिठकी, फिर उसने कोमल स्वर में कहा, मिस लिंगर, कृपया मेरे साथ आइए।
वूलिंगर ने संकोच से फू चांगशेंग की ओर देखा। उनके सिर हिलाने पर उसने धीरे कहा, धन्यवाद मैडम। आगे गुप्त कक्ष में योंगशुआन के उपचार, सोलिटिंगू के रहस्य और लुओ परिवार से जुड़े रहस्यों की चर्चा होती है। भाग 3 हिंदी अनुवाद। फू योंग्याओ ने आगे कहा, अब जब प्रांतीय नगर स्थिर हो चुका है तो हम यूलिन प्रांत के बाकी क्षेत्रों का विकास शुरू कर सकते हैं। ब्लडफियन संप्रदाय के साथ युद्ध से प्राप्त संसाधन प्रचुर मात्रा में है और नए प्रांत के निर्माण के लिए पर्याप्त है। उसने नक्शे पर अपनी उंगली रखी और यूलिन प्रांत की उत्तरी सीमा पर आध्यात्मिक प्रकाश इकट्ठा हो गया। मैं यहां 2 प्रांत स्थापित करने की योजना बना रही हूं। एक का नाम बेलिन प्रांत होगा और दूसरे का छिंगलान प्रांत, ताकि सीमा की रक्षा को मजबूत किया जा सके। फू चांगशेंग ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाते हुए कहा, जितना संभाल सको उससे ज्यादा काम मत उठाओ। हमें अपने संसाधनों को केंद्रित करना चाहिए और फिलहाल बेलिन काउंटी के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। उसने उत्तरी सीमा और उत्तरी सीमांत के बीच की जगह की ओर इशारा किया। हमें यहां एक शहर बनाना होगा और मजबूत रक्षा व्यवस्था स्थापित करनी होगी, ताकि उत्तरी सीमांत के जादूगर साधकों के आक्रमण के खिलाफ पहली रक्षा पंक्ति तैयार की जा सके। फू योंग्याओ ने सोचा और पूछा, क्या पिता को शुआन यिनगाव से बदले की चिंता है? फू चांगशेंग की निगाहें थोड़ी ठंडी हो गई। हालांकि 7वां बुजुर्ग मर चुका है, लेकिन शुआन यिनगाव इस बात को कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए बेलिन काउंटी का निर्माण मुख्य रूप से रक्षा पर केंद्रित होना चाहिए। हम इसके लिए महान दीवार की संरचना से भी सीख सकते हैं। वह थोड़ी देर रुका और बोला, इस विषय पर तुम मूवान से चर्चा कर सकती हो। उसने पहले हुआनान प्रांत के 10,000 पहाड़ों में महान दीवार के निर्माण की देखरेख की थी और उसके पास काफी अनुभव है। फू चांगशेंग उठकर खिड़की के पास चला गया। सांझ की रोशनी में युगुई पर्वतों की रूपरेखा किसी घात लगाए बैठे जानवर जैसी लग रही थी। बेलिन काउंटी को भूभाग के अनुसार 3 रक्षा पंक्तियां बनानी होंगी। इसके विशेष विवरण तुम उससे मिलकर तय कर सकती हो। और याद रखना, जब वह मुड़ा उसकी आंखों में हल्की नीली चमक चमकी। भविष्य में तियानलोंग मंदिर के कई श्रद्धालुओं को समायोजित करने के लिए प्रांतीय गवर्नर के महल में पर्याप्त जगह सुरक्षित रखी जानी चाहिए। उत्तरी शिनजियांग के लोग कई तरह के शमन और देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन वू जियुइन से लड़ाई के बाद उसने समझ लिया था कि स्वर्गीय ड्रैगन देवता ही वास्तविक देवता है। इसलिए स्वर्गीय ड्रैगन देवता की दिव्य शक्ति की पुनर्स्थापना को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक था। यदि भविष्य में उत्तरी सीमांत के साथ वास्तव में युद्ध छिड़ गया तो स्वर्गीय ड्रैगन देवता निश्चित ही अप्रत्याशित भूमिका निभा सकते थे। जी पिता। फू योंग्याओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। फिर उसने अपने वस्त्रों में से एक ठंडे जेड का डिब्बा निकाला। मां ने 9 पत्ती लाल सुनहरी गनोडरमा गोली को परिष्कृत किया था और अब केवल एक ही बची है। दादा फेई और मां ने एक एक लेकर गोल्डन एलिक्सिर स्तर में प्रवेश किया था। अब यह आखिरी गोली बची है। पिता, आपको क्या लगता है इसे किसे देना चाहिए? मेरे पास पहले से एक उपयुक्त उम्मीदवार है। फू चांगशेंग ने जेड का डिब्बा स्वीकार करते हुए कहा। पिछले खुफिया आदान प्रदान में एक सर्वोत्तम उम्मीदवार सामने आया था, लेकिन अभी सही समय नहीं आया था। अचानक खिड़की के बाहर से एक स्पष्ट घंटी की आवाज गूंजी। फू चांगशेंग ने धीरे धीरे चमकते तारों की ओर देखा और कहा, समय आ गया है। मुझे चेंशी डिवीजन में जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए। जाने से पहले वह अचानक रुका और बोला, वैसे लिंगर को गठन बनाने में असाधारण प्रतिभा है। उसे बेलिन काउंटी के महान रक्षा गठन की योजना में भाग लेने दिया जा सकता है। वुजो शहर चेंशीसी सुबह की रोशनी में फू चांगशेंग हरे वस्त्र और जेड मुकुट पहने शांत कदमों से चेंशी डिवीजन के मुख्य भवन में प्रवेश किया। हॉल में ड्यूटी पर तैनात पहरेदार उसे देखकर चौंक गए और तुरंत झुककर प्रणाम किया। मास्टर फू। क्या फू परिवार के मुखिया साधना से बाहर आ गए? फू चांगशेंग ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें इन सबके ऊपर से गुजरती हुई हॉल के अंदर खड़े उस व्यक्ति पर जाकर रुकीं। जेनशी डिवीजन के उप प्रमुख यान जेनरेन। काले वस्त्र पहने मास्टर यान का चेहरा विद्वतापूर्ण था, लेकिन उसकी भौहों के बीच एक हल्की निर्दयता झलक रही थी। वह कुछ साधकों से बात कर रहा था। तभी उसने फू चांगशेंग की उपस्थिति महसूस की और तुरंत मुड़ा।
उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक उभरी। फू चांगशेंग? उसने ऊपर नीचे देखकर जांच की, और जब उसे पता चला कि सामने वाला गोल्डन कोर के तीसरे स्तर पर पहुंच चुका है तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। तुम शुआनवू मृत्यु क्षेत्र से वापस आ गए? फू चांगशेंग हल्का मुस्कुराया और हाथ जोड़कर बोला, निरीक्षक यान, आप कैसे हैं? यान झेनरेन के चेहरे पर क्षण भर के लिए बदलाव आया, लेकिन वह जल्दी ही सामान्य हो गया और हंसते हुए बोला, पितामह फू सचमुच भाग्यशाली है। शुआनवू मृत्यु क्षेत्र से बिना किसी नुकसान के लौट आना वास्तव में अप्रत्याशित है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके शब्दों में साफ साफ जांचने का भाव था। फू चांगशेंग ने बस उदासीन स्वर में कहा, बस थोड़ा भाग्य अच्छा था। यान झेनरेन ने आंखें सिकोड़ते हुए फिर पूछा, सुना है कि छिंगजोउ के तुओबाशियोंग और युनजोउ के वह तलवार प्रतिभाशाली साधक भी शुआनवू मृत्यु क्षेत्र में गए थे, और तब से उनका कोई समाचार नहीं है। क्या आपने उन्हें देखा? फू चांगशेंग ने सिर हिलाया। नहीं। यान झेनरेन भीतर ही भीतर चौंक गया। तुओबाशियोंग गोल्डन कोर स्तर 6 का साधक था, और युनजोउ का तलवार साधक तो गोल्डन कोर स्तर 7 पर था। उनकी शक्ति फू चांगशेंग से अधिक थी, फिर भी वे वापस नहीं आए, जबकि फू चांगशेंग सुरक्षित लौट आया और यहां तक कि तीसरे स्तर तक भी पहुंच गया। इस युवक का भाग्य सचमुच स्वर्ग को चुनौती देने वाला था। उसकी शंका और बढ़ गई, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रही। इस बार आपकी वापसी के साथ मिशन में निश्चित ही कुछ प्रगति हुई होगी। असल में वह चाहता था कि फू चांगशेंग मिशन पूरा न कर पाए, ताकि उसे पेट्रोल एंड जेल के पद पर पदोन्नति न मिल सके। फू चांगशेंग उसकी मंशा समझ गया और शांत स्वर में बोला, थोड़ी प्रगति हुई है, लेकिन मुझे अभी शुआनयांग निरीक्षक को रिपोर्ट करना होगा। यान जेनरेन कुछ और पूछने ही वाला था कि अचानक हॉल के अंदर से एक गंभीर आवाज आई, युवा मित्र फू, अंदर आइए। यह वास्तव में जेनशी कार्यालय के मुख्य निरीक्षक शुआनयांग जेनरेन की आवाज थी। यान जेनरेन को मजबूरन चुप रहना पड़ा और वह एक तरफ हट गया। फू चांगशेंग ने हल्का सिर झुकाया और सीधे अंदर के कक्ष में चला गया। अगर आप चाहें तो मैं पार्ट 3 का अगला हिस्सा भी पूरी तरह हिंदी में अनुवाद करके दे सकता हूं। भागचोर हिंदी अनुवाद। यान ने स्वयं चाय बनाई और सहजता से पूछा, फू कुलपति और निरीक्षक के बीच बातचीत कैसी रही? फू चांगशेंग ने चाय की एक घूंट ली और उदासीन स्वर में कहा, बस सामान्य कामकाज की बात थी। मास्टर यान की आंखों में असंतोष की एक झलक चमकी, लेकिन उन्होंने जल्दी ही मुस्कुराते हुए कहा, इतनी कम उम्र में कुलपति फू ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वह सचमुच प्रशंसनीय है। भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? यदि मैं किसी भी तरह आपकी मदद कर सकता हूं तो बेझिझक बताइए। फू चांगशेंग मन ही मन उपहास कर रहा था, लेकिन बाहर से उसने कृतज्ञता दिखाई। मास्टर यान की कृपा के लिए मैं अत्यंत आभारी हूं। यदि भविष्य में मुझे किसी सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं अवश्य आपके पास मार्गदर्शन लेने आऊंगा। मास्टर यान संतोष से सिर हिलाया, कुछ और औपचारिक बातें की और फिर फू चांगशेंग को जाने दिया। जैसे ही फू चांगशेंग झेनशी डिवीजन के द्वार से बाहर निकला, वहां खड़ा एक युवा साधक जो झेनशी डिवीजन की मानक वेशभूषा पहने हुए था, तुरंत आगे बढ़ा और आदरपूर्वक झुक गया। मास्टर फूल, हाउ आपको बुला रही हैं। फू चांगशेंग ने भौमा उठाई। उसे तुरंत समझ आ गया कि काओ श्यांग और सचमुच उसका इंतजार कर रही थी। वह सिर हिलाकर उस साधक के साथ कई गलियारों से गुजरा और जल्द ही एक शांत और सुंदर आंगन में पहुंच गया। आंगन में आध्यात्मिक पौधे लहलहा रहे थे। 1000 वर्ष पुरानी विस्टेरिया बेल स्तंभों से लिपटी हुई थी, जिसके फूल झरने की तरह लटक रहे थे और उनकी सुगंध हवा में फैल रही थी। जैसे ही वह आंगन में दाखिल हुआ, भीतर के कमरे से एक ठंडी और गरिमामय आकृति बाहर आई। काओशियांग गहरे रंग के सटे हुए वस्त्र पहने थी। उसके लंबे बाल ऊंचे बंधे थे, जिससे वह वीर और तेजस्वी दिख रही थी। उसकी भौहों में अभी भागचोर हिंदी अनुवाद। यान ने स्वयं चाय बनाई और सहजता से पूछा, फू कुलपति और निरीक्षक के बीच बातचीत कैसी रही? फू चांगशेंग ने चाय की एक घूंट ली और उदासीन स्वर में कहा, बस सामान्य कामकाज की बात थी। मास्टर यान की आंखों में असंतोष की एक झलक चमकी, लेकिन उन्होंने जल्दी ही मुस्कुराते हुए कहा,
इतनी कम उम्र में कुलपति फू ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वह सचमुच प्रशंसनीय है। भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? यदि मैं किसी भी तरह आपकी मदद कर सकता हूं तो बेझिझक बताइए। फू चांगशेंग मन ही मन उपहास कर रहा था, लेकिन बाहर से उसने कृतज्ञता दिखाई। मास्टर यान की कृपा के लिए मैं अत्यंत आभारी हूं। यदि भविष्य में मुझे किसी सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं अवश्य आपके पास मार्गदर्शन लेने आऊंगा। मास्टर यान संतोष से सिर हिलाया, कुछ और औपचारिक बातें की और फिर फू चांगशेंग को जाने दिया। जैसे ही फू चांगशेंग झेनशी डिवीजन के द्वार से बाहर निकला, वहां खड़ा एक युवा साधक जो झेनशी डिवीजन की मानक वेशभूषा पहने हुए था, तुरंत आगे बढ़ा और आदरपूर्वक झुक गया। मास्टर फूल, आओ, आपको बुला रही हैं। फू चांगशेंग ने भौंमा उठाई। उसे तुरंत समझ आ गया कि काओ श्यांग और सचमुच उसका इंतजार कर रही थी। वह सिर हिलाकर उस साधक के साथ कई गलियारों से गुजरा और जल्द ही एक शांत और सुंदर आंगन में पहुंच गया। आंगन में आध्यात्मिक पौधे लहलहा रहे थे। 1000 वर्ष पुरानी विस्टेरिया बेल स्तंभों से लिपटी हुई थी, जिसके फूल झरने की तरह लटक रहे थे और उनकी सुगंध हवा में फैल रही थी। जैसे ही वह आंगन में दाखिल हुआ, भीतर के कमरे से एक ठंडी और गरिमामय आकृति बाहर आई। काओशियांग गहरे रंग के सटे हुए वस्त्र पहने थी। उसके लंबे बाल ऊंचे बंधे थे, जिससे वह वीर और तेजस्वी दिख रही थी। उसकी भौंहों में अभी भी हल्की कठोरता थी, लेकिन जब उसने फू चांगशेंग की ओर देखा तो उसकी आंखें काफी नर्म हो गईं। चांगशेंग, उसकी आवाज हल्की कांप रही थी, मानो उसके पास कहने के लिए हजारों शब्द हो, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि कहां से शुरू करे। फू चांगशेंग हल्के से मुस्कुराया, उसकी नजरें कोमल थी। श्यांग अर, बहुत समय हो गया। काओ श्यांगर ने गहरी सांस ली, हाथ उठाकर सेवकों को जाने का संकेत दिया। जब आंगन में केवल वे दोनों रह गए तो उसने धीरे से कहा, अंदर चलकर बात करते हैं। अंदर चाय की सुगंध हवा में फैल रही थी। काओ श्यांगर ने स्वयं आध्यात्मिक चाय का एक कप भरकर फू चांगशेंग को दिया। उसकी उंगलियां हल्का कांप रही थी, जिससे स्पष्ट था कि वह अभी भी बेचैन थी। चांगशेंग, मैं। वह रुक गई, फिर सीधे उसकी आंखों में देखते हुए गंभीरता से बोली, पहले जो हुआ वह मेरी गलती थी। फू चांगशेंग ने सिर हिलाया। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे ये साफ करना ही होगा, काओ श्यांगर ने दृढ़ता से कहा। मैं दूसरों की उकसाहट में आ गई थी। मुझे लगा कि तुम योंगचांग के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो और मैंने तुम्हारे प्रति नाराजगी भी पाल ली थी। लेकिन जो बीज मोलान लेकर आई, उसने साबित कर दिया कि यह सब एक गलतफहमी थी। उसकी आंखों में पछतावे की छलक आई। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। फू चांगशेंग कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से आह भरते हुए बोला, योंगचांग की स्थिति के लिए मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। कि काओ श्यांग और सचमुच उसका इंतजार कर रही थी। वह सिर हिलाकर उस साधक के साथ कई गलियारों से गुजरा और जल्द ही एक शांत और सुंदर आंगन में पहुंच गया। आंगन में आध्यात्मिक पौधे लहलहा रहे थे। 1000 वर्ष पुरानी विस्टेरिया बेल स्तंभों से लिपटी हुई थी, जिसके फूल झरने की तरह लटक रहे थे और उनकी सुगंध हवा में फैल रही थी। जैसे ही वह आंगन में दाखिल हुआ, भीतर के कमरे से एक ठंडी और गरिमामय आकृति बाहर आई। काओ श्यांग गहरे रंग के सटे हुए वस्त्र पहने थी। उसके लंबे बाल ऊंचे बंधे थे, जिसे वह वीर और तेजस्वी दिख रही थी। उसकी भौंहों में अभी भी हल्की कठोरता थी, लेकिन जब उसने फू चांगशेंग की ओर देखा तो उसकी आंखें काफी नर्म हो गईं। चांगशेंग, उसकी आवाज हल्की कांप रही थी, मानो उसके पास कहने के लिए हजारों शब्द हो, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि कहां से शुरू करे। फू चांगशेंग हल्के से मुस्कुराया, उसकी नजरें कोमल थीं। श्यांग अर, बहुत समय हो गया। काओ श्यांग अर ने गहरी सांस ली, हाथ उठाकर सेवकों को जाने का संकेत दिया। जब आंगन में केवल वे दोनों रह गए तो उसने धीरे से कहा, अंदर चलकर बात करते हैं। अंदर चाय की सुगंध हवा में फैल रही थी। काओ श्यांगर ने स्वयं आध्यात्मिक चाय का एक कप भरकर फू चांगशेंग को दिया। उसकी उंगलियां हल्का कांप रही थी, जिससे स्पष्ट था कि वह अभी भी बेचैन थी। चांगशेंग, मैं। वह रुक गई, फिर सीधे उसकी आंखों में देखते हुए गंभीरता से बोली, पहले जो हुआ वह मेरी गलती थी। फू चांगशेंग ने सिर हिलाया। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे यह साफ करना ही होगा। काओ श्यांगर ने दृढ़ता से कहा। मैं दूसरों की उकसाहट में आ गई थी,
मुझे लगा कि तुम योंग च्यां के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो और मैंने तुम्हारे प्रति नाराजगी भी पाल ली थी। लेकिन जो बीज मोलान लेकर आई उसने साबित कर दिया कि यह सब एक गलतफहमी थी। उसकी आंखों में पछतावे की झलक आई। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। फू चांगशेंग चांगशेंग कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से आह भरते हुए बोला, योंग च्यां की स्थिति के लिए मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। उसने काओ श्यांग आर की ओर देखा और पूछा, लेकिन मुझे जिज्ञासा है, तुम्हें यह किसने बताया कि मैं योंग च्यां को प्रताड़ित कर रहा था? तर्क के अनुसार तो योंग च्यां की आयु समाप्त हो जानी चाहिए थी और उसे तुमसे संपर्क करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। काओ श्यांगार ने इस प्रश्न से बचते हुए कहा, चांगशेंग, इन दिनों मैं सोच रही थी, क्या हमारे लिए पहले जैसा होना संभव है? फू चांगशेंग ने उसे देखा, फिर अचानक मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है? काओ श्यांगर थोड़ी हैरान हुई, फिर मुस्कुरा दी। उसकी कठोरता गायब हो गई और उसकी आंखों में लंबे समय बाद कोमलता लौट आई। वे दोनों पहले दाव साधना के साथी थे और इतने वर्षों बाद भी उनके बीच की समझ बनी हुई थी। फू चांगशेंग ने इंपीरियल कोर्ट दाओ बॉडी तकनीक चलाई। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी चमक उठी। उसकी प्रभावशाली लेकिन कोमल आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे काओ श्यांगर के शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे उसकी मेरिडियन व्यवस्थित हो गई और उसके छिपे हुए घाव ठीक होने लगे। काओ श्यांगर ने आंखें बंद करके अपनी सांसों को नियंत्रित किया। जल्द ही उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से अधिक सहजता से प्रवाहित हो रही है और उसकी नींद भी अधिक स्थिर हो गई है। वह अचानक आंखें खोलकर आश्चर्य से बोली, चांगशेंग, तुम्हारी साधना तकनीक। फू चांगशेंग ने अभ्यास समाप्त किया और मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ी प्रगति हुई है। काओ श्यांगर स्तब्ध रह गई। यह सिर्फ थोड़ी प्रगति नहीं थी, यह तो ऐसी उन्नति थी जो भाग्य बदल सकती थी। लेकिन उसने और सवाल नहीं किया, केवल गहरी नजर से उसे देखते हुए बोली, तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो। कुछ देर बाद काओ श्यांग अर का चेहरा फिर गंभीर हो गया। चांगशेंग, तुम्हें एक बात जाननी चाहिए, उसने धीरे से कहा। मेरे कबीले से खबर आई है कि हाल ही में शाही दरबार ने गुप्त रूप से कई गोल्डन कोर साधकों और यहां तक कि नेसेंट सोल ट्रू मोनार्क्स को भी जुटाया है। फू चांगशेंग की नजर तेज हो गई। किस लिए? काओ श्यांगर ने सिर हिलाया। कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शाही दरबार इतनी बड़ी ताकत तभी जुटाता है जब कोई बहुत बड़ी बात होने वाली हो। उसने फू चांगशेंग का हाथ पकड़ लिया। तुम्हें जल्द से जल्द अपनी शक्ति बढ़ानी होगी ताकि किसी भी अनहोनी से निपट सको। फू चांगशेंग ने सिर हिलाया। उसके मन में पहले ही निर्णय बन चुका था। ग्रेट जोउ क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला था। विदा होने से पहले काओ श्यांगर ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक सुनहरा ताबीज निकाला। उस ताबीज की सतह पर रहस्यमय आकृतियां थी और उससे हल्का सा नेसेंट सोल साधक का दबाव महसूस हो रहा था। इसे रख लो। उसने वह ताबीज फू चांगशेंग के हाथ में रख दिया। फू चांगशेंग की आंखें सिकुड़ गई। ये नेसेंट सोल ताबीज है जो मेरे पिता ने मुझे जीवन रक्षक वस्तु के रूप में दिया था, काओ श्यांग अर ने दृढ़ता से कहा। यह नेसेंट सोल स्तर से नीचे किसी भी दुश्मन को मार सकता है, लेकिन इसे केवल एक बार इस्तेमाल किया सकता है। फू चांगशेंग ने भौहें सिकोड़ ली। यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकता। लेकिन काओ श्यांगर ने दृढ़ता से कहा, तुम अभी बहुत प्रसिद्ध हो और तुम्हारे कई दुश्मन हैं। केवल इसे साथ रखकर ही मुझे चैन मिलेगा। उसकी दृढ़ता देखकर फू चांगशेंग ने अंततः इंकार नहीं किया और गंभीरता से ताबीज स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैं इसे याद रखूंगा। फिर उसने कुछ क्षण सोचा और अचानक कई खजाने निकाल लिए। ये सभी श्वान यिन गांव के 7वें बुजुर्ग और अन्य लोगों से प्राप्त युद्ध लूट थे। तुम भी इनमें से कुछ चुन लो, शायद तुम्हारे काम आए। काओ श्यांगर ने उन्हें देखा और तुरंत स्तब्ध रह गई। ये खजाने बेहद उच्च स्तर के थे और उनमें से कुछ तो उसने पहले कभी देखे भी नहीं थे। चांगशेंग, तुम, उसने ऊपर देखते हुए अविश्वास से पूछा, तुमने आखिर कितने गोल्डन कोर साधकों को मार डाला है? फू चांगशेंग बस मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। काओ श्यांगर ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तो मैं संकोच नहीं करूंगी। उसने अपने लिए उपयुक्त कुछ जादुई हथियार और आध्यात्मिक सामग्री चुन ली और साथ ही उसे फू चांगशेंग की असली शक्ति का नया अंदाजा भी हो गया।
मां के बारे में सूचना वुझौ, हुइझौ प्रांत मास्टर तियानियांग, जो अब लियू छिंगयांग नाम के एक मध्यम आयु के विद्वान के रूप में जाने जाते थे। हुइझौ शहर की प्राचीर पर खड़े थे और दूर फू परिवार की आध्यात्मिक खान की दिशा में देख रहे थे। उनकी उंगलियां अनजाने में अपनी आस्तीन के भीतर रखी ड्रैगन की शल्कों को सहला रही थीं। फू योंगशिंग से मिलने के बाद से ही उन्होंने जानबूझकर उससे मित्रता करने की कोशिश की थी। यद्यपि फू योंगशिंग एक प्रतिष्ठित परिवार से था, लेकिन बचपन से ही उसे कबीले द्वारा सख्त अनुशासन में रखा गया था और बाहरी लोगों से उसका बहुत कम संपर्क था। उसका स्वभाव सरल था और वह इस विद्वान और जानवान वरिष्ठ साधक का बहुत सम्मान करता था। सीनियर लियू, पीछे से एक स्पष्ट आवाज आई। मास्टर तियानियांग मुड़े और देखा कि फू योंगशिंग अपनी तलवार पर उड़ते हुए उनकी ओर आ रहा था। उसने गहरे नीले रंग का चोगा पहना हुआ था, चेहरा आकर्षक था और उसकी कमर पर लटका आत्मिक पशु का थैला थोड़ा उभरा हुआ था, जिसमें स्पष्ट रूप से एक काले शल्कों वाला अजगर रखा था। युवा मित्र योंगशिंग, मास्टर तियानियांग मुस्कुराते हुए बोले और हल्का झुककर अभिवादन किया। आज इस बूढ़े आदमी से मिलने की क्या वजह है? फू योंगशिंग मुस्कुराया और बोला, मैंने अभी अभी एक आध्यात्मिक हथियार का परिष्करण पूरा किया है। मैं चाहता हूं कि आप, सीनियर, उस पर एक नजर डालें। यह कहते हुए उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक छोटी लाल रंग की खंजर निकाली। खंजर पर बहती हुई ड्रैगन आकृतियां उकेरी हुई थी और जैसे ही वह बाहर आई, आसपास का तापमान तेजी से बढ़ गया। क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन फांग डैगर। मास्टर तियानियांग की आंखों में आश्चर्य चमका। यह तो तीसरे स्तर की हथियार निर्माण तकनीक है। तुमने इसे अकेले कैसे पूरा कर लिया? फू योंगशिंग की आंखों में क्षण भर गर्व चमका, लेकिन वह तुरंत विनम्र हो गया। अभी भी इसमें कमी है। ब्लेड पर बना ड्रैगन पैटर्न उतना सहज नहीं है। मैं आपसे सुधार के लिए सलाह लेना चाहता हूं। मास्टर तियानियांग ने खंजर हाथ में ली और अपनी उंगलियों से उसकी धार को हल्के से सहलाया, लेकिन उनके मन में हल्का सा झटका लगा। यह हथियार निर्माण तकनीक सामान्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों से बहुत आगे थी। फू योंगशिंग केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के चरम स्तर पर था, फिर भी वह तीसरे स्तर की दहलीज को छू चुका था। उसकी प्रतिभा वास्तव में दुर्लभ थी। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, ड्रैगन पैटर्न बनाते समय सिद्धांत होता है, रूप आत्मा का अनुसरण करता है। तुमने अग्नि प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति से जबरन ड्रैगन की आकृति उकेरी है, जिसे उसका वास्तविक अर्थ खो गया है। तुम चाहो तो जल प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति को मार्गदर्शक बनाकर पहले धार की तीक्ष्णता को नरम करो और अंत में धातु प्रकार की शक्ति से इसे पूरा करो, तभी ड्रैगन पैटर्न सच में जीवित लगेगा। फू योंगशिंग की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत एक खाली स्लिप निकाली और उसमें यह जानकारी दर्ज करने लगा। सीनियर सचमुच बहुत विद्वान है। मैं तुरंत वापस जाकर इसे आजमाऊंगा। उसकी उत्सुकता देखकर मास्टर तियानियांग के मन में अजीब सी भावनाएं उठीं। यह युवक अत्यंत प्रतिभाशाली है और स्वभाव से सीधा सादा भी। अगर वह तियानियन जनजाति में होता तो उसे निश्चित ही विशेष ध्यान मिलता। शायद वह अगला उच्च पुजारी भी बन सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से वह फू चांगशेंग का बेटा था। उनकी आस्तीन में रखी ड्रैगन की शल्क हल्की सी गर्म हो उठी, मानो उन्हें इस यात्रा के उद्देश्य की याद दिला रही हो। मास्टर तियानियांग ने स्वयं को संभाला और सहजता से पूछा, युवा मित्र, तुम्हारी हथियार बनाने की प्रतिभा इतनी उत्कृष्ट है। तुम्हारे पिता अवश्य ही बहुत प्रसन्न होते होंगे, है ना? फू योंगशिंग की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे पिता वर्ष का अधिकांश समय एकांत साधना में बिताते हैं और मेरी साधना के बारे में कम ही पूछते हैं। मास्टर तियानियांग ने तुरंत उसके स्वर में छिपी निराशा को महसूस कर लिया। उन्होंने हल्की सांस भरते हुए कहा, प्रतिष्ठित परिवारों के वारिसों के पास संसाधन तो बहुत होते हैं, लेकिन स्वतंत्रता कम होती है। फू योंगशिंग ने तुरंत सहमति जताई। सीनियर सही कहते हैं। बचपन से ही कबीले के बुजुर्ग मुझे साधना के लिए प्रेरित करते रहे हैं और मेरा बाहरी लोगों से बहुत कम संपर्क रहा है। अगर मैं आपसे नहीं मिला होता तो शायद मेरे पास बात करने वाला भी कोई नहीं होता। तियानियांग के मन में अचानक एक विचार आया। अगर फू चांगशेंग के पास सच में सच्चा ड्रैगन है तो उसे बलपूर्वक छीनना निश्चित रूप से फू परिवार से दुश्मनी मोल लेना होगा। लेकिन अगर वह फू योंगशिंग को तियानियन जनजाति में वापस ले जाए
तो न केवल उन्हें हथियार निर्माण का एक प्रतिभाशाली युवक मिलेगा, बल्कि वे उसके माध्यम से फू परिवार को भी नियंत्रित कर सकते हैं। उनकी दृष्टि नरम हो गई। यदि तुम्हें आपत्ति न हो युवा मित्र, तो मैं अक्सर यहां आकर तुम्हारे साथ दांव पर चर्चा कर सकता हूं। फू योंगशिंग अत्यंत प्रसन्न हो गया। यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। कुछ वर्ष बाद मास्टर तियानियांग और फू योंगशिंग के बीच संबंध और भी घनिष्ठ हो गए। वे अक्सर उसे हथियार निर्माण में मार्गदर्शन देते और कभी-कभी उसे हुजो प्रांत के आसपास घुमाने ले जाते, जहां स्वतंत्र साधकों की अजीब और रोचक कहानियां देखने को मिलती। फू योंगशिंग को इस सीनियर लीव पर लगभग कोई संदेह नहीं था। वह कई बार उन्हें फू परिवार की विला में भी आमंत्रित कर चुका था। एक दिन फू योंगशिंग हथियार निर्माण कक्ष में तीसरे स्तर की एक अल्केमी भट्टी बनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि तियानियांग पास खड़े उसे देख रहे थे। सीनियर, मैं अभी भी इस ड्रैगन ब्रीथ टेम्परिंग तकनीक को पूरी तरह नहीं समझ पा रहा। फू योंगशिंग के माथे पर पसीने की महीन बूंदें आ गई थीं। कुछ देर सोचने के बाद मास्टर तियानियांग ने अचानक हाथ उठाया और एक कोमल आध्यात्मिक ऊर्जा की धारा उसके शरीर में प्रवाहित कर दी। मन को शांत करो और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करो। फू योंगशिंग ने आंखें बंद कर लीं और सांस को नियंत्रित किया। जल्द ही उसने महसूस किया कि उसके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा नदी की तरह प्रवाहित हो रही है, सामान्य से कई गुना अधिक सहज। वह चौंक कर आंखें खोल बैठा। सीनियर, यह क्या है? मास्टर तियानियांग हल्के से मुस्कुराए। बस एक छोटी सी तरकीब जिसे तुम अपनी बाधा को पार कर सको। फू योंगशिंग अत्यंत आभारी हुआ और गंभीरता से हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद सीनियर। मास्टर तियानियांग ने हाथ हिलाया और गहरी दृष्टि से कहा, युवा मित्र, तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है। समय मिलने पर तुम अवश्य ही महान उपलब्धियां प्राप्त करोगे, लेकिन प्रतिष्ठित परिवारों के कठोर नियम कभी-कभी विकास को सीमित कर देते हैं। फू योंगशिंग कुछ क्षण चुप रहा। सीनियर का क्या मतलब है? मास्टर तियानियांग ने हल्की सांस ली। मैंने दुनिया भर की यात्रा की है। कई प्रतिभाशाली लोगों को शक्तिशाली परिवारों द्वारा बांध कर रखा गया और अंततः वे गुमनामी में खो गए। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ दुनिया घूमने का विचार क्यों नहीं करते? तुम्हारी प्रतिभा के साथ प्रसिद्धि प्राप्त करना कठिन नहीं होगा। फू योंगशिंग की आंखों में क्षण भर लालसा चमकी, लेकिन उसने तुरंत सिर हिला दिया। कबीला इसकी अनुमति नहीं देगा। मास्टर तियानियांग ने कुछ नहीं कहा, बस उसके कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं, भविष्य में बहुत समय है। रात का सन्नाटा। मास्टर तियानियांग अपने अतिथि कक्ष में अकेले बैठे थे। उनकी आस्तीन में रखी ड्रैगन शल्क हल्की सी गर्म थी। फू योंगशिंग अब मुझ पर पूरी तरह भरोसा करता है। मुझे बस एक अवसर चाहिए ताकि उसके माध्यम से फू चांगशेंग के करीब पहुंच सकूं। उन्होंने मेज पर उंगलियां हल्के हल्के थपथपाई। अचानक उन्हें आज फू योंगशिंग की आंखों में दिखी स्वतंत्रता की चाह याद आ गई और उनका मन अनजाने में नर्म पड़ गया। अगर फू चांगशेंग समझदारी दिखाए और सच्चा ड्रैगन सौंप दे तो शायद मैं उसकी जान बख्श दूं, उन्होंने बुदबुदाया। जहां तक फू योंगशिंग की बात है, उसे तियानिन जनजाति में ले जाकर ठीक से प्रशिक्षित किया जा सकता है। यह इस नियति के लिए उचित विनिमय होगा। उन्होंने आंखें बंद कर ध्यान लगाया, लेकिन उनके मन में बार बार वही दृश्य उभर आया। फू योंगशिंग का हथियार बनाते समय एकाग्र चेहरा। उस युवक की आंखों की पवित्रता ऐसी थी जो उन्होंने कई वर्षों से नहीं देखी थी। क्या अफसोस! उन्होंने हल्की आह भरी और उस क्षणिक डगमगाहट को दबा दिया। सच्चे ड्रैगन का मामला उनके नासेंट सोल स्तर तक पहुंचने की महान योजना से जुड़ा था, इसलिए इसे विफल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। कुछ और महीने बीत गए। दरवाजे के बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। सीनियर ल्यू। फू योंगशिंग की आवाज उत्साह से भरी हुई थी। मास्टर तियानियांग ने स्वयं को संभाला और आस्तीन में रखी ड्रैगन शल्क शांत हो गई। जैसे ही वे खड़े हुए, दरवाजा खुल गया और फू योंगशिंग तेज कदमों से अंदर आया। उसकी आंखें चमक रही थी। सीनियर, मेरे पिता वापस आ गए हैं। जेनशी डिवीजन से लौटने के बाद फू चांगशेंग ने तुरंत घोषणा की कि वह एकांत साधना में प्रवेश करेंगे। सीलबंद कक्ष के भीतर सभी प्रतिबंध सक्रिय कर दिए गए थे ताकि बाहर का कोई भी व्यक्ति झांक न सके। एक विचार के साथ वह 5 तत्वों के स्थान में बने छोटे लकड़ी के घर में प्रवेश कर गए। वे ध्यान आसन पर पद्मासन लगाकर बैठ गए और आस्तीन लहराते ही उनके सामने एक प्राचीन नीला दीपक प्रकट हुआ।
उनका जन्मजात जादुई खजाना। लोट्स लैंटर्न। दीपक का शरीर पूरी तरह पन्ना हरा था, जिस पर कमल की पंखुड़ियां एक दूसरे पर चढ़ी हुई थीं। उसकी बत्ती पर हरी लौ की एक पतली लपट शांतिपूर्वक जल रही थी, जो एक गर्म और गूढ़ आभा फैला रही थी। सेलेस्टियल स्टार सैंड। फू चांगशेंग ने हाथ पलटकर वह पन्ना हरा अयस्क निकाला जो उन्हें मिला था। भाग 7। इवोल्यूशन तकनीक वास्तव में असाधारण है, खासकर ये गॉड स्लेइंग सिल्क। वह हल्का सा मुस्कुराया। जहां तक सहायक आध्यात्मिक वस्तुओं की बात है, वह कुछ देर सोचता रहा। तीसरे प्रकार की स्टार ड्यू इकट्ठा करने के लिए वह औषधि विद्या में निपुण क्यूनियांग से मदद ले सकता था, लेकिन पहले दो प्रकार, श्वानमिंग सोल जेड और नाइन एपर्चर स्पिरिट जिनसेंग, को ढूंढने के लिए शायद उसे कुछ खतरनाक स्थानों पर जाना पड़ेगा। उसी समय उसके मन में एक परिचित यांत्रिक आवाज गूंज उठी। बीप। आपने परिवार के लिए ग्रेट इवोल्यूशन तकनीक के 3 स्तरों को पूर्ण कर लिया है। इसके लिए आपको ऑथजन परिवार योगदान अंक प्राप्त हुए हैं। घर लौटने के बाद उसने तुरंत जानकारी का आदान प्रदान नहीं किया। उसे काओशियांगेर द्वारा बताई गई शाही दरबार की बड़ी गतिविधियां याद आईं। इसलिए उसने तुरंत अपने मन के इंटरफेस में इंटेलिजेंस एक्सचेंज खंड पर ध्यान केंद्रित किया और मन ही मन कहा, जानकारी का आदान प्रदान। एक ही पल में उसके चेतना सागर में सुनहरी रोशनी बहने लगी और शब्दों की पंक्तियां प्रकट हो गई। मास्टर तियानियांग को यह सुराग मिल गया है कि फू परिवार के पास एक सच्चा ड्रैगन है। वह पहले ही एक नकली नाम से फू परिवार में घुस चुका है और सही अवसर मिलने पर आपके पास आकर उस सच्चे ड्रैगन को छीनने की तैयारी कर रहा है। उयांग जब अपना गोल्डन कोर बनाने का प्रयास करेगा तो अपने आंतरिक दानवों पर काबू न पा सकने के कारण असफल हो जाएगा। फू योंगशिंग सिरियस जनजाति के खजाने के बक्सों में से एक को खोल सकता है। तियानियन जनजाति के निषिद्ध क्षेत्र में एक प्राचीन टेलीपोर्टेशन एरे है जो सीधे दक्षिण चीन सागर तक जाता है, जिसके बारे में स्वयं तियानियन जनजाति को भी पता नहीं है। तियानियन जनजाति के पैतृक खजाने में एक रहस्यमय अधोलोक आत्मा जेड छिपी हुई है, जो ग्रेट इवोल्यूशन तकनीक के अभ्यास में सहायक है, लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए स्वर्गीय भेड़िया रक्तरेखा के वंशज के सार रक्त की आवश्यकता होती है। दक्षिण चीन सागर का श्वान कछुआ द्वीप, जहां नाइन अपर्चर स्पिरिट जिनसेंग के निशान मिल सकते हैं, यह ग्रेट इवोल्यूशन तकनीक की सहायक आध्यात्मिक वस्तुओं में से एक है, लेकिन उस द्वीप पर नेसेंट सोल स्तर की दानवी साधिका श्वानजी ओल्ड मदर का कब्जा है और वह द्वीप केवल हर 100 वर्ष में एक बार खुलता है। लेई परिवार के आध्यात्मिक खेत के नीचे 300 फीट गहराई में एक प्राचीन आध्यात्मिक चाय वृक्ष की जड़ का हिस्सा है। यदि उसे लकड़ी तत्व की जादुई शक्ति से पोषित किया जाए तो वह 5वें स्तर की आध्यात्मिक चाय एनलाइटनमेंट ग्रीन लीफ पैदा कर सकता है। लुओ परिवार के साधना ग्रंथालय में मिस्टेरियस वाटर तकनीक की एक फटी हुई प्रति है। उसमें नेसेंट सोल साधक के नोट्स का एक पृष्ठ छिपा है। एक विशेष मंत्र के प्रयोग से वाटर स्पिरिट बॉडी की गुप्त साधना विधियां देखी जा सकती है। 5वें स्तर के काओ परिवार के पैतृक मकबरे की तीसरी पत्थर की पट्टिका के नीचे पहले कुलपति द्वारा छोड़ा गया फैमिली फॉर्च्यून कॉल्ड्रन है। उस कड़ाही में नेसेंट सोल स्तर की धूप शक्ति का एक अंश बचा हुआ है, जो साधकों को बाधाओं को पार करने में मदद कर सकता है। इसे केवल वही सीधे वंशज अवशोषित कर सकते हैं जिनकी रक्तरेखा की शुद्धता 70% या उससे अधिक हो। आपकी पत्नी लियू मेजन 5 वर्षों बाद अपने गोल्डन कोर ट्रिब्यूलेशन के दौरान असामान्य परिस्थितियों के कारण मर जाएगी। यदि उसके पास थंडर रिपेलिंग मिरर नहीं होगा तो उसका साधना बल नष्ट हो जाएगा और वह मर जाएगी। एवएफ फू चांगशेंग की आंखें सिकुड़ गई। उसने सारी जानकारी तेजी से पढ़ी, खासकर पहली, दूसरी और 10वीं प्रविष्टि। सच्चा मास्टर तियानियांग, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा,
एक साधारण देर चरण गोल्डन कोर साधक भी सच्चे ड्रैगन की रक्तरेखा पर नजर डालने की हिम्मत करता है, लेकिन चूंकि वह व्यक्ति नकली नाम से फू परिवार में घुस चुका है, इसलिए उससे सावधान रहना होगा। जहां तक दूसरी जानकारी की बात है, अंकल फेई गोल्डन कोर बनाने में असफल हो जाएंगे। फू चांगशेंग कुछ देर सोचता रहा। उसकी आंखों में दृढ़ता चमक उठी। उसके लिए अंकल फेई परिवार से कम नहीं थे। वह कैसे उन्हें किसी दुर्घटना का शिकार होने देता? एक विचार उसके मन में आया। परिवार की जेड मुहर उसके सामने तैरने लगी। जब से फू परिवार को छठे स्तर का परिवार बनाया गया था, तब से परिवार का भाग्य सुनहरी आध्यात्मिक ऊर्जा की 10 धाराओं में संघनित हो चुका था। ये ऊर्जा परिवार के सदस्यों को बाधाओं को पार करने और आपदाओं से बचने में मदद कर सकती थी। जाओ। उंगली के हल्के झटके के साथ फू चांगशेंग ने सुनहरी ऊर्जा की एक धारा ड्रैगन की तरह अंतरिक्ष को पार करते हुए सीधे उस स्थान पर भेज दी जहां ओयांग फेई एकांत साधना में गोल्डन कोर बनाने की कोशिश कर रहा था। हुईजो प्रांत। पिछली पहाड़ी की गुफा ठंडी और नम पत्थर की गुफा में जहरीली धुंध घूम रही थी और हवा के हर कोने में मीठी लेकिन धातु जैसी गंध फैली हुई थी। ओयांग फेई काले पत्थर के मंच पर पद्मासन में बैठा था। उसका शरीर गहरे हरे विशैले ऊर्जा से घिरा हुआ था। उसकी त्वचा के नीचे बैंगनी काली नसें उभर रही थी जो जीवित प्राणियों की तरह हिल रही थीं। उसने हाथों से मुद्राएं बनाई और चुपचाप मिस्टेरियस यिन पॉइजन स्क्रिप्चर का मंत्र जपने लगा। उसके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति एक जहरीले अजगर की तरह उमड़ रही थी, लगातार संकुचित होती हुई अंततः उसके दंतियन में एक धीरे धीरे घूमती हुई विष गोली में बदलने लगी। 10,000 विषों से बनी गोली और 9 प्रकार के गैनोडर्मा लुसिडम इसका उत्प्रेरक। उसने अचानक आंखें खोली। उसकी पुतलियों में ठंडी भयानक हरी रोशनी चमक उठी। उसने हाथ हिलाया और एक लाल सोने की गोली हवा में तैर उठी। वह थी 9 लीफ क्रिम्सन गोल्ड गैनोडर्मा पिल। जैसे ही गोली उसके मुंह में गई, उसकी विशाल औषधीय शक्ति विस्फोटित हो गई और जलती हुई बाढ़ की तरह उसकी नसों में दौड़ पड़ी, उसके शरीर के भीतर मौजूद ठंडी विशैली शक्ति से टकराने लगी। हूं। ओयांग फेई के मुंह से कराह निकल गई। उसके होंठ के कोने से काला रक्त बह निकला, लेकिन उसकी आंखें और भी निर्दयी हो गईं। क्या तुम्हें लगता है कि दवा की मामूली प्रतिक्रिया मुझे रोक सकती है? उसने अपने सीने पर जोर से थपकी दी। एक सुनहरा ताबीज तेज आध्यात्मिक प्रकाश के साथ चमक उठा। कोर फॉर्मेशन ताबीज। यह ताबीज उसे फू चांगशेंग ने दिया था। यह आध्यात्मिक शक्ति की उथल पुथल को दबाकर साधक को सहजता से गोल्डन कोर बनाने में मदद कर सकता था। ताबीज की रोशनी में उसके शरीर की उग्र शक्ति धीरे धीरे शांत होने लगी। विषगोली और भी ठोस होती गई। उसकी सतह पर 9 अजीब जहरीले चिन्ह उभर आए और उनके भीतर से भूतों जैसी धीमी धीमी चीखें सुनाई देने लगीं। गोल्डन कोर बन गया। ओयांग फेई ने धीमी गर्जना की। उसके शरीर के चारों ओर का विशाला आभामंडल अचानक सिमट गया और सब कुछ उसके दंतियन में समा गया। आखिरकार एक काली विष गोली में बदल गया जिसके चारों ओर हल्की हरी चमक थी। आखिरकार, लेकिन इससे पहले कि वह खुशी महसूस कर पाता, उसके सामने का दृश्य अचानक मरोड़ खाने लगा। मां, मां, आग आसमान तक उठ रही थी। जलते हुए घर के भीतर छोटा ओयांग फेई घने धुएं से खांस रहा था और अपनी मां की आस्तीन कसकर पकड़े हुए था। अगले ही पल एक जलती हुई बीम गिर पड़ी। उसकी मां ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। फेर भागो! नहीं, उसने असहाय होकर देखा कि उसकी मां आग की लपटों में समा गई। उसी समय एक शक्ति ने उसे आग से बाहर खींच लिया। जब उसने ऊपर देखा, उसने एक बिखरे बालों वाला दुबला बूढ़ा आदमी देखा जिसकी आंखों में पागलपन चमक रहा था। हे, क्या शानदार प्रतिभा है! जहर का पागल। यदि आप चाहें तो मैं भाग 7 का बाकी हिस्सा भी पूरा हिंदी में अनुवाद कर सकता हूं। भाग 9 नश्वर लोक के ऊपर नजर डालते हुए। ओयांग फेई के गोल्डन कोर के प्रकट होने की घटना ने वास्तव में विषमार्ग की मूल शक्ति की एक झलक को जागृत कर दिया था। इसके कारण 100 मील के भीतर मौजूद जहरीले कीड़े मकोड़े, सांप, चींटियां, जहरीली धुंध मायामा और ये ऊर्जा ऐसे पागलों की तरह एकत्र होने लगे मानो किसी तीर्थयात्रा पर हों। अनगिनत विशैले जीव जमीन, पहाड़ों और दलदलों से रेंग कर बाहर आए और उसकी दिशा में झुककर प्रणाम करने लगे।
मानो विश्वमार्ग के किसी सर्वोच्च अस्तित्व के जन्म का स्वागत कर रहे हों। हुइजो प्रांत के भीतर अनगिनत साधक ये दृश्य देखकर स्तब्ध धुंध फट पड़ी। एक एक करके कबीले के लोग गिरने लगे। उनकी त्वचा सड़ने लगी। वे चीखते हुए दया की भीख मांग रहे थे। रुको, मैं पहले ही बदला ले चुका हूं। लेकिन उसका हाथ अनियंत्रित रूप से उठ गया। उंगलियां धीरे धीरे बंद होने लगीं। फट, खून की धुंध फिर से फैल गई। अंकल फेई, ये किंगलिंग पिल है। ये आपके शरीर के जहर को कुछ हद तक कम कर सकती है। फू चांगशेंग की आवाज आई, लेकिन जैसे ही उसने गोली ली, फू चांगशेंग का चेहरा अचानक मुड़ गया और मैडम ओयांग के चेहरे में बदल गया। हरामजादे, तुम पर भरोसा करने की हिम्मत कैसे हुई? एक तलवार उसके दांतियन में घुस गई और असहनीय पीड़ा के कारण वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। आसपास खड़े ओयांग परिवार के लोग ठंडी नजरों से देखते हुए ताना मारने लगे। एक नीच हरामजादे की औलाद सच में बेकार ही होती है। उसकी फितरत कभी नहीं बदलती। ओयांग परिवार से निकल जाओ। ओयांग फेई खून के तालाब में घुटनों के बल पड़ा था। उसके चारों ओर का दृश्य लगातार बदलता रहा। जलती इमारतें, जहरीले गढ़, कबीले का संहार, विश्वासघात, बार बार चक्र दर चक्र, निराशा पर निराशा। क्या यही मेरी किस्मत है? उसने अपने हाथों की ओर देखा जो जहर में लिपटे थे और उनसे खून टपक रहा था। मेरे जैसा इंसान सच में मुक्ति के लायक नहीं है। जैसे ही ओयांग फेई हार मानने वाला था, अंधकार से एक रहस्यमयी शक्ति उतरी, जैसे जमी हुई झील पर बसंत की हवा चल जाए और उसकी दहती हुई चेतना समुद्र में लहरें पैदा कर दी। भनन, एक ही पल में अंदरूनी दानव का भ्रम अचानक रुक गया। चारों ओर की खून की धुंध, भयंकर आग और जहरीली गुफा दर्पण की तरह टुकड़ों टुकड़ों में टूट गई। एक नया दृश्य धीरे धीरे खुलने लगा। बर्फीली सर्द रात में फटे कपड़ों में लिपटा ओयांग फेई एक जर्जर मंदिर के कोने में सिकुड़ा बैठा था। उसके शरीर पर सड़े हुए घाव थे और जहर के प्रतिघात की पीड़ा उसे लगभग बेहोश कर रही थी। अचानक मंदिर का दरवाजा खुला। ठंडी हवा के साथ बर्फ के टुकड़े अंदर आ गए। ये बच्चा इतना घायल कैसे हो गया? एक कोमल स्त्री स्वर गूंजा। ओयांग फेई ने मुश्किल से सिर उठाया। धुंधली नजरों से उसने देखा, साधारण कपड़ों में एक स्त्री उसकी ओर झुक रही थी। उसका चेहरा सुंदर था और उसकी आंखें करुणा से भरी थीं। डरो मत, स्त्री ने धीरे से कहा। उसके हाथ की हथेली से कोमल आध्यात्मिक प्रकाश निकला और उसने उसे धीरे से ओयांग फेई के माथे पर रखा। एक गर्म ऊर्जा उसकी मेरिडियनों में दौड़ गई और उग्र जहर को दबा दिया। वह वही थी, फू चांगशेंग की मां। पहले ही बचाया जा चुका हूं। ओयांग फेई ने आंखें खोली। उसके खून और आंसू भाप बनकर नीले धुएं में बदल गए। उसके दांतियन के भीतर जो जहर गोली टूटने वाली थी, वह अचानक स्थिर हो गई। उसकी सतह की सारी दरारें भर गई और काले गोले पर 9 जहरीले चिन्ह आपस में जुड़कर अंततः उसके केंद्र में शुद्ध सुनहरी रोशनी की एक किरण में बदल गए। गोल्डन कोर का प्रारंभिक चरण प्राप्त। धड़ाम! गुफा के अंदर की जहरीली धुंध छंट गई। ओयांग फेई खड़ा हो गया। उसकी काली चोगा बिना हवा के भी फड़फड़ा रही थी। जिस क्षण ओयांग फेई ने अपने अंतर्दानव की विपत्ति पार की, उसी क्षण फू परिवार के ऊपर का आकाश अचानक बदल गया। अभी तक साफ आसमान तुरंत घने काले बादलों से ढक गया। बादलों के भीतर बिजली चमकने लगी और गरजने लगी। विशाल स्वर्गीय दबाव नीचे उतरा, जिसे हुजो प्रांत के सभी साधक चौंक उठे। बिजली की विपत्ति? किसी ने कोर फॉर्मेशन चरण प्राप्त कर लिया। यह शक्ति कम से कम चौथे ग्रेड के गोल्डन कोर की है। क्या यह मालकिन है या एल्डर ओयांग? जो भी हो, फू परिवार को एक और गोल्डन कोर साधक मिल गया है। वे 5वें रैंक की ओर बढ़ रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। आकाश में बिजली के बादल उमड़ने लगे। बैंगनी सुनहरी बिजली डी ड्रैगन की तरह बादलों में घूम रही थी। सैकड़ों मील का क्षेत्र भयानक दबाव से भर गया, मानो हवा भी जम गई हो। वू परिवार के निवास में, जो फू परिवार के सबसे नजदीक था, सफेद बालों और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा अचानक आंखें खोल बैठा। उसकी धुंधली आंखों में भय की झलक उभरी। एक पल में वह वू परिवार के सबसे ऊंचे तारामंडल मंच पर प्रकट हुआ और फू परिवार के ऊपर की बिजली विपत्ति को घूरने लगा। यह बिजली विपत्ति की शक्ति। पूर्वज वू का चेहरा बदल गया। उस समय उसने केवल निम्न ग्रेड का गोल्डन कोर बनाया था और उसकी विपत्ति में केवल 3 बिजली प्रहार थे। उनकी शक्ति इस समय की विपत्ति के 10वें हिस्से जितनी भी नहीं थी। मेरी वर्तमान अवस्था में भी अगर मैं इस विपत्ति के क्षेत्र में घुस जाऊं तो शायद राख बन जाऊं। वह चौंक गया।
और साथ ही उसके भीतर ईर्ष्या की एक हल्की लहर उठी। फू परिवार, उन्होंने फिर एक गोल्डन कोर पैदा कर दिया, और इतना शक्तिशाली भी। उसकी आंखें अंधेरी हो गईं। फू परिवार के तेजी से उभरने की गति ने उसके मन में हल्की बेचैनी पैदा कर दी। इसी समय ओयांग कबीले की ओयांग चिंग ने भी इस असामान्य घटना को महसूस किया। वह बादलों पर खड़ी थी, उसके पैर शून्य में टिके हुए थे, और वह ठंडी निगाहों से फू परिवार के ऊपर की बिजली विपत्ति को देख रही थी। चौथे ग्रेड की बिजली विपत्ति? उसने आंखें हल्की सिकोड़ ली और उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। लगभग मेरी जैसी ही है। उसने भी उस समय चौथे ग्रेड का गोल्डन कोर बनाया था, और तब 6 बिजली प्रहार हुए थे, हर एक विनाशकारी शक्ति से भरा हुआ। जरा सी गलती मौत और विनाश ला सकती थी। फू परिवार के गोल्डन कोर साधक तेजी से बढ़ रहे हैं, उसने बुदबुदाया, उसकी आंखों में ठंडी चमक भरी। लगता है ओयांग परिवार को भी अपनी गति तेज करनी होगी। फू परिवार के पीछे पहाड़ के ऊपर, गुफा के ऊपर आसमान में बिजली के बादल उमड़ रहे थे। बैंगनी सुनहरी बिजली ड्रैगन की तरह घूम रही थी। ओयांग फेई ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि क्रूर मुस्कान थी। सिर्फ एक विपत्ति बिजली मुझे रोकना चाहती है। एक झटके में वह गुफा से बाहर निकलकर आकाश में खड़ा हो गया। उसका काला चोगा फड़फड़ा रहा था और उसके शरीर से जहरीली ऊर्जा उबल रही थी, मानो नरक से लौटा हुआ कोई दानव देव हो। धड़ाम! पहली बिजली गिरी। बैंगनी सुनहरी बिजली आकाश को चीरती हुई सीधे ओयांग फेई के सिर पर गिरी। आओ! उसने गर्ज कर कहा। न उसने बचने की कोशिश की, न हटने की। उसने हाथों से मुहर बनाई। उसके चारों ओर की जहरीली ऊर्जा एक विशाल गहरे हरे अजगर में बदल गई और आकाश की ओर उठकर बिजली से टकरा गई। श्श! जहरीली ऊर्जा और बिजली आपस में उलझ गई और चमकदार प्रकाश फूट पड़ा। ओयांग फेई का रहा, उसके मुंह के कोने से काले खून की धारा बह निकली, लेकिन उसकी लड़ने की इच्छा और भी बढ़ गई। बस इतनी ही ताकत है। बिजली के बादल मानो क्रोधित हो गए। दूसरी और तीसरी बिजली लगातार गिरी, हर एक पहले से ज्यादा हिंसक। ओयांग फेई ने मुहरें बनाई। उसके शरीर में गोल्डन कोर पागलों की तरह घूमने लगा। जहरीली ऊर्जा डाल बनकर स्वर्गीय बिजली का सामना करने लगी। धड़ाम! धड़ाम! गरज गूंजी। उसकी जहरीली ऊर्जा टूटती गई, उसके कपड़े जल गए, उसकी त्वचा काली पड़ गई, लेकिन उसकी पीठ सीधी रही और उसकी आंखों की उग्र चमक जरा भी कम नहीं हुई। फिर से चौथी बिजली गिरी। इस बार बिजली एक विशाल बैंगनी सुनहरी तलवार में बदल गई, जो सब कुछ नष्ट करने की शक्ति लेकर नीचे गिरी। ओयांग फेई की आंखें सिकुड़ गईं। इस बार उसके चेहरे का भाव बदल गया। इस बिजली में स्वर्गीय दाऊ की हत्या इच्छा थी। यह साधारण गोल्डन कोर विपत्ति नहीं थी। जहरीला राक्षस कवच, वह गरजा। उसका गोल्डन कोर पागलों की तरह घूमने लगा और उसके चारों ओर की जहरीली ऊर्जा एक भयानक कवच में बदलकर पूरे शरीर को ढक गई। धड़ाम! बैंगनी सुनहरी बिजली तलवार गिरी। जहरीला कवच टुकड़े टुकड़े हो गया। ओयांग फेई सैकड़ों फीट दूर जा गिरा और पहाड़ की दीवार से टकराया। उसके मुंह से खून निकल पड़ा। खांसी, खांसी! वह लड़खड़ाते हुए उठा। उसका आधा शरीर बिजली से झुलस चुका था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उग्र थीं। क्या स्वर्ग मुझे भी नष्ट करना चाहता है? वह हंसा। उसके खून से सने दांत भयानक लग रहे थे। लेकिन मैं, ओयांग फेई, स्वर्ग के विरुद्ध जाने का फैसला कर चुका हूं। बादल फिर से उमड़ने लगे। पांचवी बिजली तैयार हो रही थी। इस बार वह 100 फुट लंबा बिजली ड्रैगन बनकर गरजता हुआ नीचे आया। ओयांग फेई ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दृढ़ता चमकी। 10,000 जहरों का सागर, जागो! उसके चारों ओर की जहरीली आभा तुरंत उमड़ पड़ी और काले जहर के विशाल समुद्र में बदलकर आसमान की ओर उठ गई। बिजली ड्रैगन और जहर समुद्र टकराए और आकाश पृथ्वी कांप उठे। तेज प्रकाश के बीच ओयांग फेई का शरीर लगभग फट गया, लेकिन विनाश के बीच उसका गोल्डन कोर बदल गया। काले कोर पर बने 9 जहरीले चिन्ह पूरी तरह मिल गए और अंत चमकदार सुनहरी रोशनी में बदल गए। चौथे ग्रेड का गोल्डन एलिक्सिर पूर्ण। गडगड! बादल अनिच्छा से गरजे, लेकिन अंततः और बिजली नहीं गिरा सके और धीरे धीरे छांट गए। आकाश से सुनहरी रोशनी की एक किरण बादलों को चीरती हुई ओयांग फेई के टूटे शरीर पर गिरी। स्वर्गीय अमृत वर्षा! सुनहरी बारिश होने लगी। जहां जहां वह गिरी, वहां घास पेड़ तेजी से उगने लगे। सूखे पेड़ फिर से जीवित हो गए। यहां तक कि बिजली से काले पड़े पत्थर भी उस अमृत से फिर जीवंत हो गए। ओयांग फेई का टूटा शरीर तेजी से ठीक होने लगा। उसके चारों ओर फैली जहरीली आभा खत्म होने के बजाय और सघन हो गई
और अंततः 100 फुट लंबे काले ड्रैगन में बदल गई। उसकी चमकदार शल्कें थी और उसके चारों ओर जहरीली धुंध घूम रही थी। वह फू परिवार के ऊपर मंडराने लगा। उसकी गर्जना से आकाश कांप उठा। हुइजो प्रांत के भीतर अनगिनत साधक ऊपर देखने लगे। उनके चेहरों पर आश्चर्य था। यह जहरीली ऊर्जा का साकार होना है। इस व्यक्ति का गोल्डन कोर स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसी घटना पैदा कर सकता है। यह कोई साधारण साधक नहीं है। धरती कांप उठी। फू परिवार की आध्यात्मिक खान की गहराइयों में अनगिनत जहरीली आध्यात्मिक नसें मानो खिंच गईं। वे स्वयं घनी जहरीली ऊर्जा उगलने लगीं, जो गहरे हरे प्रकाश की धाराओं में बदलकर ओयांग फेई के पैरों के नीचे इकट्ठी होने लगीं और एक जहरीला कमल मंच बना दिया। उस कमल मंच में 9 पंखुड़ियां थीं और हर पंखुड़ी शुद्ध जहरीली ऊर्जा से बनी थी। कमल के केंद्र में ओयांग फेई पद्मासन में बैठा था। उसका काला चोगा लहरा रहा था और उसकी आंखें अथाह गहराई जैसी थीं। शून्य में प्राचीन दाओवादी मंत्रों की मंद गूंज सुनाई देने लगी, मानो किसी प्राचीन शक्तिशाली विष साधक की छाया प्रकट हो रही हो। भाग्नि नश्वर लोक के ऊपर नजर डालते हुए ओयांग फेई के गोल्डन कोर के प्रकट होने की घटना ने वास्तव में विष मार्ग की मूल शक्ति की एक झलक को जागृत कर दिया था। इसके कारण 100 मील के भीतर मौजूद जहरीले कीड़े मकोड़े, सांप, चींटियां, जहरीली धुंध, मायाजमा और ये ऊर्जा ऐसे पागलों की तरह एकत्र होने लगे, मानो किसी तीर्थ यात्रा पर हों। अनगिनत विषैले जीव जमीन, पहाड़ों और दलदलों से रेंगकर बाहर आए और उसकी दिशा में झुककर प्रणाम करने लगे, मानो विष मार्ग के किसी सर्वोच्च अस्तित्व के जन्म का स्वागत कर रहे हों। हुइजो प्रांत के भीतर अनगिनत साधक ये दृश्य देखकर स्तब्ध होकर आकाश की ओर देखने लगे। ये तो चौथे दर्जे का गोल्डन कोर है। जहरीली आभा आकाश तक उठ रही है और सभी विष उसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। यह व्यक्ति अत्यंत यिन और विषैली साधना विधि का अभ्यास करता है। फू परिवार में ऐसा निर्दयी व्यक्ति आखिर कब पैदा हो गया? ओयांग फेई के सफलतापूर्वक स्वर्गीय विपत्ति को पार करने की असाधारण घटना ने पूरे वुजोउ को हिला दिया। पूरा फू परिवार उत्सव में डूब गया। फू परिवार के मुख्य सभागार के भीतर हर जगह लालटेन और सजावट लगी हुई थी और आध्यात्मिक मदिरा की सुगंध हवा में फैली हुई थी। कबीले के बुजुर्ग और मुख्य शिष्य एक साथ एकत्र हुए थे। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। हा हा हा, मेरे फू परिवार को एक और गोल्डन कोर साधक मिल गया, और वह भी चौथे दर्जे का गोल्डन कोर। स्वर्ग सचमुच हमारे कुल पर कृपा कर रहा है। बुजुर्ग फू चांगली ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए जोर से हंसते हुए कहा। उनकी आंखें संतोष से भरी हुई थीं। बुजुर्ग ओयांग की विषमार्ग की गोल्डन पिल अत्यंत शक्तिशाली है। भविष्य में हुइजो प्रांत में हमारे फू परिवार की स्थिति निश्चित ही एक और स्तर ऊपर उठेगी। दूसरे बुजुर्ग फू चांगली भी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। फू योंगशिंग भीड़ में खड़ा दूर खड़े ओयांग फेई को देख रहा था, जो प्रशंसकों से घिरा हुआ था। उसकी आंखों में लालसा की एक झलक चमक उठी। चौथे दर्जे का गोल्डन कोर, पता नहीं मैं कब उस स्तर तक पहुंच पाऊंगा। उसके पास खड़े तियानयांग मास्टर, जो लियू छिंगयांग नाम का छद्म नाम इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी आंखों में हल्की चमक आई और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, युवा मित्र, तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है। समय मिलने पर तुम शायद बुजुर्ग ओयांग से भी आगे निकल सकते हो। यह सुनकर फू योंगशिंग के दिल में गर्माहट सी आई, लेकिन फिर उसने सिर हिलाकर कड़वी मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठ बहुत कृपालु है। गोल्डन कोर का क्षेत्र अभी मुझसे बहुत दूर है। मास्टर तियानयांग मुस्कराए, कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी निगाह चुपचाप मुख्य सभागार की गहराई की ओर चली गई, जहां फू चांगशेंग एकांत साधना में थे। फू चांगशेंग, तुम एकांत से कब बाहर आओगे? ओयांग छिंग हवा को चीरते हुए आ पहुंची। वह बैंगनी वस्त्र पहने हुई थी। उसका स्वभाव ठंडा और गरिमामय था। वह फू परिवार के मुख्य सभागार के सामने उतरी और शांत स्वर में बोली, ओयांग कबीला फू परिवार को एक और गोल्डन कोर साधक मिलने पर बधाई देता है। फू चांगली तुरंत आगे बढ़े, हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बोले, सहसाधक ओयांग का यहां आना हमारे फू परिवार के लिए सम्मान की बात है। दूसरी ओर बूढ़े मास्टर वू भी बधाई उपहार लेकर आ पहुंचे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में हल्की अंधेरी छाया छिपी हुई थी। फू परिवार को गोल्डन एलिक्सिर प्राप्त होने पर बधाई।
फू चांगली ने मुस्कुराते हुए उपहार स्वीकार कर लिया। मास्टर तियान्यांग कोने में खड़े होकर ठंडी निगाहों से सब कुछ देख रहे थे। फू परिवार की किस्मत क्या सच में इतनी मजबूत है? उनकी आस्तीन के भीतर छिपी ड्रैगन स्केल हल्की गर्म हो गई, मानो उन्हें जल्दी कार्य करने के लिए उकसा रही हो। असल में उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ने की योजना बनाई थी। फू योंगशिंग का उपयोग कर फू चांगशेंग के करीब जाना और फिर सही अवसर पर सच्चे ड्रैगन को छीन लेना। लेकिन अब फू परिवार को एक और गोल्डन कोर साधक मिल गया था और उनकी किस्मत तेजी से बढ़ रही थी। यदि और देर की गई तो परिस्थितियां और जटिल हो जाएंगी। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। उनकी आंखें तेज हो उठीं और उन्होंने मन ही मन निर्णय लिया। जैसे ही फू चांगशेंग एकांत साधना से बाहर आएगा, हम कार्रवाई करेंगे। भाग 3 लॉटरी ड्रॉ, रक्तवंश जागरण, पहल करना। 5 तत्वों के अंतरिक्ष में आध्यात्मिक ऊर्जा धुंध की तरह लगातार बह रही थी। फू चांगशेंग लकड़ी के घर में एक फूट्यान गद्दी पर पद्मासन लगाकर बैठे थे। उनके चारों ओर 5 रंगों की रोशनी फैली हुई थी। तभी उनके मन में एक परिचित यांत्रिक आवाज गूंजी। डिंग! आपके परिवार को एक और गोल्डन कोर साधक प्राप्त हुआ है, जिसे आपको एक विशेष लॉटरी ड्रॉ का अवसर मिला है। क्या आप इसे उपयोग करना चाहेंगे? फू चांगशेंग की आंखें चमक उठीं। लगता है कि अंकल फेई ने सफलतापूर्वक अपने आंतरिक राक्षसों को पार कर लिया है और अपना गोल्डन कोर संकुचित कर लिया है। 3 विशेष ड्रॉ। फू चांगशेंग के होंठ हल्के से मुड़े, उनकी आंखों में उत्साह की झलक चमक उठी। उन्होंने तुरंत कहा, विशेष पुरस्कार ड्रॉ को रिडीम करो। डिंग! एक विशेष लॉटरी ड्रॉ का अवसर उपयोग किया गया। निकासी प्रक्रिया जारी है। अचानक सिस्टम पैनल जोर से कांप उठा। अनगिनत रून, रहस्यमय चिन्ह बाहर निकलकर शून्य में एक विशाल रूलेट पहिया बुनने लगे। उस रूलेट को सैकड़ों हिस्सों में बांटा गया था और हर हिस्सा अलग अलग रंग की रोशनी से चमक रहा था, जो विभिन्न स्तरों के खजानों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। फू चांगशेंग ने सांस रोककर ध्यान केंद्रित किया। पिछले विशेष ड्रॉ के पुरस्कारों से वह काफी संतुष्ट थे और सोच रहे थे कि इस बार क्या मिलेगा। भूम! रूलेट का सूचक अंततः एक चमकदार सुनहरे क्षेत्र में जाकर रुक गया। बधाई हो, स्वर्गीय श्रेणी का जादुई बीज आध्यात्मिक गूढ़ समझ प्राप्त हुई। स्वर्गीय श्रेणी। फू चांगशेंग की पुतलियां हल्की से कुट गई। सिस्टम की वस्तुएं 4 श्रेणियों में बांटी थी: मर्त्य, आध्यात्मिक, पृथ्वी और स्वर्गीय, जिनमें स्वर्गीय श्रेणी सबसे ऊंची थी। उन्होंने तुरंत वस्तु का विवरण देखा। स्वर्गीय धर्म बीज, गहन आध्यात्मिक आभा। यह सार, जो प्राचीन शक्तिशाली अस्तित्वों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से संघनित किया गया है, साधक की मेरिडियन ऊर्जा नाडियों को पुनः गढ़ सकता है और एक विशेष आध्यात्मिक शरीर उत्पन्न कर सकता है। इसे द्विसाधना विधि के माध्यम से साधना साथी के शरीर में स्थानांतरित करना होगा और यह प्रक्रिया लगातार 49 दिनों तक चलती है। फू चांगशेंग की सांस अटक गई। उनके मन में तुरंत एक सुंदर आकृति उभरी, वुलिंगेर। अराजक भूमि में वुलिंगेर ने उसे बचाते समय अपनी नींव को नुकसान पहुंचा लिया था और उसकी साधना शक्ति गिरकर ची रिफाइनिंग स्तर पर आ गई थी। यह जादुई बीज ठीक वही चीज थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। फू चांगशेंग की नजर उनके हाथ में मौजूद प्राचीन कांस्य डिब्बे पर पड़ी। डिब्बे की सतह पर रहस्यमय पैटर्न उकेरे हुए थे और उसके चारों ओर हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा घूम रही थी। दाहिने हाथ से मुहर बनाकर उन्होंने ऊर्जा को अवरोध में प्रवाहित किया और प्रतिबंध तोड़ दिया। क्लिक! डिब्बे के अंदर अंगूठे के आकार का एक क्रिस्टल पड़ा था। उसका पूरा शरीर चमकीले हरे रंग का था और उसके अंदर मानो बादल और धुंध बह रहे हों। उसकी हल्की सी आभा भी आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को उथल पुथल करने के लिए काफी थी। यह सचमुच स्वर्गीय धर्म बीज है। फू चांगशेंग ने गहरी सांस ली और अपने उत्साह को दबाया। यदि वुलिंगेर का बलिदान होता तो वह अभी भी वापसी रहित भूमि में फंसा होता और पिता पुत्री वहां से बच ही नहीं पाते। उस समय उसने वादा किया था कि वह अवश्य ही उसे ठीक करेगा, इसलिए यह जादुई बीज बिल्कुल सही समय पर आया था। जैसे ही वह डिब्बे को वापस रखने वाले थे, सिस्टम से अचानक एक लाल चेतावनी उभरी।
चेतावनी, स्वर्गीय श्रेणी के धर्म बीज के प्रकट होने से असाधारण स्वर्गीय घटनाएं उत्पन्न होंगी। सलाह, इसे किसी सील किए गए अवरोध के अंदर उपयोग करें, अन्यथा दिव्य क्रोध आ सकता है। फू चांगशेंग ने भौहें सिकोड़ी। स्वर्ग की ईर्ष्या साधना संसार में कोई अच्छा शब्द नहीं था। किंवदंती है कि जब कुछ अत्यधिक शक्तिशाली अस्तित्व जन्म लेते हैं तो स्वर्गीय माग हेवनली दाओ उन्हें भी लिए विपत्तियां भेजता है। लगता है इस विधि का उपयोग करने से पहले मुझे कुछ तैयारी करनी होगी। उन्होंने बुदबुदाते हुए सिस्टम पैनल में बचे 2 विशेष ड्रॉ की ओर देखा। शायद एक और कोशिश करे। यह विचार आते ही खरपतवार की तरह फैल गया। फू चांगशेंग ने अपनी पतली उंगलियों से हवा में हल्का स्पर्श किया और सिस्टम पैनल खुल गया। दूसरा विशेष ड्रॉ रिडीम करो। डिंग। एक विशेष ड्रॉ उपयोग किया गया, निकासी प्रक्रिया जारी है। सिस्टम पैनल फिर से कांप उठा। अनगिनत रून बाहर निकलकर शून्य में फिर वही विशाल रूलेट पहिया बनाने लगे। फू चांगशेंग ने सांस रोक ली और घूमते सूचक को घूरने लगे। पिछली बार स्वर्गीय धर्म बीज मिलना ही बहुत बड़ा आश्चर्य था। इस बार क्या मिलेगा? भूम। सूचक अंततः एक चांदी धूसर क्षेत्र में जाकर रुका, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह क्षेत्र पिछले सुनहरे क्षेत्र से बहुत छोटा था। बधाई हो, समय स्रोत आत्मा घड़ा, विशेष श्रेणी। विशेष श्रेणी? फू चांगशेंग ने भौंहा उठाई। सिस्टम की वस्तुएं आमतौर पर साधना तकनीक, जादुई हथियार, गोलियां और सामग्री जैसी श्रेणियों में होती थी। यह पहली बार था जब उन्होंने विशेष श्रेणी देखी। शून्य से हथेली के आकार का एक जेड का घड़ा प्रकट हुआ और धीरे धीरे उनकी हथेली में उतर गया। घड़ा पारदर्शी था, जिसके अंदर मानो एक बहती हुई आकाशगंगा थी। उसके शरीर पर समय और स्थान के गूढ़ पैटर्न उकेरे हुए थे। उसे हाथ में पकड़ते ही समय के विकृत होने का चक्कर सा महसूस होता था। समय स्रोतमा घड़ा आध्यात्मिक पौधों की वृद्धि को तेज कर सकता है, अधिकतम 10,000 वर्ष तक। उपयोग सीमा हर 7 वर्ष में केवल एक बार। चेतावनी, अत्यधिक उत्तेजना से पौधे में उत्परिवर्तन हो सकता है। फू चांगशेंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। एक ऐसी वस्तु जो किसी आध्यात्मिक पौधे को तुरंत 10,000 वर्ष पुराना बना सकती है। साधना संसार में 1,000 साल पुराने जड़ी बूटियां भी दुर्लभ होती हैं और 10,000 साल पुराने दिव्य पौधे तो केवल कथाओं में ही मिलते हैं। ऐसे पौधे के लिए नासेंट सोल स्तर के दानव भी जान की बाजी लगा देते, और अब ऐसा खजाना उसके हाथ में था। फू चांगशेंग को तुरंत याद आया कि माउंटेन एंड रिवर टाउन क्लान कॉल्ड्रन में उसने कई उच्च स्तरीय पौधे लगाए हुए थे। ड्रैगन ब्लड ट्री, क्लान ट्रेजर ट्री, स्टार ट्री का अंकुर, 9 लीफ स्वॉर्ड फंक्स, मैसेज ट्री, स्पिरिट आई ट्री, प्राइमोर्डियल मिस्टिक वाइन और हेवनली थंडर बांस। वह इनमें से किसी एक को चुनकर इस घड़े से उसकी वृद्धि तेज कर सकता था। इस लॉटरी के पुरस्कार तो कमाल के है। फू चांगशेंग ने समय स्रोत आत्मा घड़े को हथेली में थामे रखा। उसकी आंखों में तारों की रोशनी झलक रही थी। 2 ड्रॉ में ही उसे एक स्वर्गीय धर्म बीज और एक स्वर्ग विरोधी आध्यात्मिक पौधा वृद्धि खजाना मिल चुका था। उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था। अब आखिरी मौका बचा है। उसकी नजर सिस्टम पैनल पर टिक गई। उंगली हवा में ठहरी रही। दुर्लभ हिचकिचाहट। साधक अवसर को बहुत महत्व देते हैं। बहुत अधिक भाग्य भी कभी कभी विपत्ति ला सकता है। 2 बड़ी सफलताओं के बाद तीसरी बार क्या होगा? नहीं, जब इतना बड़ा अवसर सामने है तो डरना कैसा? उसकी आंखों में चमक उभरी और उसने दृढ़ता से बटन दबा दिया। अंतिम विशेष ड्रॉ रिडीम करो। डिंग। अंतिम ड्रॉ उपयोग किया गया, निकासी प्रक्रिया जारी है। इस बार सिस्टम पैनल पहले से भी ज्यादा जोर से कांप उठा। अनगिनत रून मूसलाधार बारिश की तरह निकले और शून्य में बना रूलेट पहिया पहले से 2 गुना बड़ा हो गया। और भी आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस बार कई अजीब क्षेत्र दिखाई दे रहे थे। कुछ स्याही जैसे काले, कुछ 7 रंगों से भरे और कुछ लगातार रंग बदल रहे थे। फू चांगशेंग की पुतलियां सिकुड़ गई। यह रूलेट पहले जैसा नहीं है। सूचक तेजी से घूमने लगा। फू चांगशेंग ने सांस रोककर उसे देखा। सूचक धीरे धीरे धीमा हुआ। वह लगभग स्वर्गीय क्षेत्र पर रुकने ही वाला था, लेकिन फिर आगे बढ़ गया और अंततः एक अव्यवस्थित बदलते रंगों वाले क्षेत्र में जाकर रुक गया। बधाई हो भाग्य का बीज, प्रश्न चिन्ह श्रेणी। फू चांगशेंग ने भौहें सिकोड़ ली। सिस्टम में ऐसा वर्ग पहले कभी नहीं देखा गया था। शून्य से मुट्ठी के आकार का एक बीज धीरे धीरे उतरकर उसके सामने मंडराने लगा।
उसका बाहरी खोल गहरा भूरा था, जिस पर रहस्यमय प्राकृतिक पैटर्न बने थे। कभी कभी उस पर हल्की सात रंगों की चमक झिलमिलाती थी। सबसे विचित्र बात यह थी कि वह बीज एक साथ ठोस भी लगता था और धुंधला भी। जब दिव्य चेतना उससे टकराती तो ऐसा लगता जैसे वह उसे निगल रहा हो। भाग्य का बीज स्रोत अज्ञात, प्रभाव अज्ञात। पालन विधि, इसे सार रक्त से पोषण देना होगा और विशेष भावनात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। विकास समय। चेतावनी, यह वस्तु अप्रत्याशित परिवर्तनों को जन्म दे सकती है और इसे केवल प्रत्यक्ष वंशजों को ही दिया जा सकता है। फू चांगशेंग की नजर उस रहस्यमय भाग्य के बीज पर टिक गई। उसकी सतह के पैटर्न मानो धीरे धीरे बह रहे थे और एक अजीब सी रहस्यमय आभा फैला रहे थे। इसे केवल प्रत्यक्ष वंशजों को ही दिया जा सकता है। उनकी दिव्य चेतना ने फू परिवार के रक्तवंश चार्ट को स्कैन किया और उनके कई वंशजों की छवियां उनके मन में एक एक करके उभरने लगीं। अगर आप चाहे तो मैं पार्ट 11 भी हिंदी में अनुवाद करके दे सकता हूं। भाग्यमत। हिंदी अनुवाद याओ याओ पहले ही अपना गोल्डन कोर बना चुकी थी और अब परिवार का एक स्तंभ बन चुकी थी। योंगशो, योंगजिंग, योंगफू और अन्य भी पपल मेंशन जिफू क्षेत्र तक पहुंच चुके थे और उनका भविष्य असीम था। ये सभी फू परिवार के भविष्य के स्तंभ थे, इसलिए उनके लिए इस अज्ञात चीज को आजमाने का जोखिम उठाना उचित नहीं था। हालांकि जल्द ही उसके मन में किसी का ख्याल आया। फू चांगशेंग ने छोटी लकड़ी की झोपड़ी का बांस का दरवाजा खोला और पांच तत्वों के अंतरिक्ष के भीतर घूमती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा उसके वस्त्रों को मानो घूंघट की तरह छूती हुई बहने लगी। दूर माउंटेन एंड रिवर कड़ाही से गुलाबी प्रकाश निकल रहा था और उसके भीतर उग रहे आध्यात्मिक पौधों की सुगंध हवा में फैल रही थी। स्वामी। एक पन्ना सी छाया चमकी और च्यूनियांग 3 कदम दूर सौम्यता से खड़ी हो गई। उसने हरे रेशम की पोशाक पहन रखी थी, बालों में जेड की हेयर पिन थी और उसकी भौहें आंखें मानो चित्र की तरह सुंदर थी, फिर भी उसमें आत्मा सदृश अलौकिक आभा थी। आवाज सुनकर फ्लाइंग फेदर बीस्ट, जो माउंटेन एंड रिवर कड़ाही के किनारे बैठा था, सिर उठाकर देखने लगा। उसके सुनहरे भूरे पंख हल्के हल्के कांपे और उसने स्नेहपूर्ण गुर गुर की आवाज निकाली। फिर दोबारा सिर झुकाकर अपनी चोंच से एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी की पत्तियों को साफ करने लगा। फू चांगशेंग ने अपनी चौड़ी आस्तीन छटकी और टाइम ओरिजिन स्पिरिट पॉट उसकी हथेली में प्रकट हो गया। इसे देखो। जैसे ही जेड का घड़ा प्रकट हुआ, 5 तत्वों के अंतरिक्ष में बह रही सारी आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक स्थिर हो गई। च्यूनियांग की आंखें सिकुड़ गई और उसने आश्चर्य से अपने होंठ ढक लिए। स्पेस टाइम दाओ पैटर्न। वह धीरे धीरे पास आई और ध्यान से देखने लगी। उसकी उंगलियां घड़े की सतह से 1 इंच पहले ही रुक गई, मानो छूने की हिम्मत न हो। क्या ये वही प्रसिद्ध टाइम ओरिजिन स्पिरिट पॉट है? फ्लाइंग बीस्ट ने भी असामान्यता महसूस की। वह उठकर च्यूनियांग के कंधे पर आ बैठा और सिर तिरछा करके उस जेड के घड़े को देखने लगा। उसके सिर की 3 सुनहरी कलगियां हल्के हल्के चमक रही थी। तुम इसे पहचानती हो? फू चांगशेंग ने भौं उठाई। च्यूनियांग की आवाज हल्की कांप गई। मैंने अपने पुराने स्वामी द्वारा छोड़ी गई मिरेकल्स ऑफ द मायरियड रियल्म्स की पुस्तिका में इसका उल्लेख देखा था। कहा जाता है कि यह घड़ा आकाश को चुरा सकता है और सूर्य को बदल सकता है, पौधों के मुरझाने और फलने फूलने के समय को उलट सकता है। अचानक उसने माउंटेन एंड रिवर कड़ाही की ओर देखा। स्वामी, क्या आप इसे उपयोग करना चाहते हैं? फू चांगशेंग की दृष्टि कड़ाही के भीतर 9 पत्ती तलवार फंग्स पर टिक गई। वह जेड की तरह सफेद था। उसकी 9 तलवार आकार की पत्तियों में से केवल एक ही पूरी तरह खुली थी। बाकी 8 अभी भी बांस की कोपलों की तरह मुड़ी हुई थीं, पर उनसे हल्की सी तीखी तलवार ऊर्जा निकल रही थी। हाँ, इसे इसी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। फू चांगशेंग ने घड़े की सतह पर बने स्पेस टाइम दाव पैटर्न को हल्के से छुआ। यह घड़ा 100 साल में केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इसका प्रयोग बुद्धिमानी से करना होगा। तभी च्यूनियांग के कंधे पर बैठा पंखों वाला जानवर अचानक कू कर उठा। उसके पंख खड़े हो गए, मानो किसी खतरे को महसूस कर रहे हों। च्यूनियांग ने जल्दी से उसकी पीठ सहलाई, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था।
स्वामी, अगर 9 पत्ती तलवार फंगस को 10,000 वर्ष तक परिपक्व किया जाए तो शायद यह पहले कोशिश करते हैं। फू चांगशेंग ने उसे रोक दिया। उसने आस्तीन हिलाई और माउंटेन एंड रिवर कड़ाही के भीतर बादल और धुंध उफनने लगे। एक कोमल शक्ति ने 9 पत्ती तलवार मशरूम को उठाकर हवा में स्थिर कर दिया। टाइम स्पिरिट पॉट उसकी हथेली में धीरे धीरे घूमने लगा। उसका मुंह उस मशरूम की ओर था। फू चांगशेंग ने गहरी सांस ली और शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की धारा उसमें प्रवाहित की। भन! जेड का घड़ा अचानक चांदी सलेटी रोशनी से चमक उठा। उसके भीतर आकाशगंगा तेजी से घूमने लगी। घड़े के मुंह से समय की नदी का एक आभासी दृश्य बह निकला और उसने पूरी तरह से 9 पत्ती तलवार मशरूम को घेर लिया। क्षण भर में 5 तत्वों के अंतरिक्ष की आध्यात्मिक ऊर्जा बेतहाशा उफने लगी और एक दिखाई देने वाला भंवर बन गया। पीछे हटो! फू चांगशेंग चिल्लाया और च्यूनियांग को 3 कदम पीछे खींच लिया। फ्लाइंग फेदर बीस्ट डर के मारे च्यूनियांग की बाहों में सिर छिपा गया और आधा सिर बाहर निकालकर झांकने लगा। समय की नदी में 9 पत्ती तलवार फंग्स नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़ने लगा। दूसरी तलवार पत्ती खुल गई, फिर तीसरी, चौथी। हर नई पत्ती खुलने के साथ एक स्पष्ट और मधुर तलवार नाद गूंजता। जब 9वीं पत्ती पूरी तरह खुली तो पूरा तलवार फंगस सुनहरी रोशनी से चमक उठा। हो गया! च्यूनियांग खुशी से चिल्लाई। लेकिन तभी अचानक परिवर्तन हुआ। 9 पत्ती तलवार फंग्स बढ़ना बंद नहीं हुआ। इसके बजाय वह मुड़ने और बदलने लगा। 9 तलवार पत्तियां आपस में लिपट गई और धीरे धीरे 3 फुट लंबी हरी तलवार की परछाई में बदल गई। तलवार का शरीर जेड की तरह पारदर्शी था और उसके भीतर 9 सुनहरी धारियां बह रही थीं। उससे प्राचीन तलवार इच्छा निकल रही थी जो रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। फू चांगशेंग की आंखें सिकुड़ गई। ये तलवार आत्मा का प्रक्षेपण है। अचानक उसके निवान महल में स्थित पर्पल मेंशन कांप उठा। वह आभासी तलवार मानो कुछ महसूस कर रही थी और प्रकाश की धारा बनकर सीधे उसकी भौहों के बीच प्रवेश कर गई। एक पल में तलवार के दाव की असंख्य समझ उसकी चेतना में ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। स्वामी! च्यूनियांग चिंतित होकर आगे बढ़ी, लेकिन अदृश्य तलवार आभा ने उसे पीछे धकेल दिया। 3 सांसों के बाद फू चांगशेंग ने आंखें खोली। उसकी आंखों में तलवार की छाया चमक रही थी। तो ऐसा है, यह तलवार युद्ध में प्राचीन प्रसिद्ध तलवारों की परछाई बुला सकती है। लेकिन वह हल्का सा भौहें चलाकर बोला, हर बार बुलाने पर 3 साल की आयु खर्च होगी। फ्लाइंग फेदर बीस्ट चिंतित होकर कूकू करने लगा। च्यूनियांग घबरा गई। यह कीमत बहुत ज्यादा है। इसके लायक है। फू चांगशेंग मुस्कुराया और अपनी भौमा को छुआ। 3 साल की आयु के बदले प्राचीन तलवार की एक सांस शक्ति निर्णायक क्षण में यह जीवन और मृत्यु को उलट सकती है। तभी कड़क! टाइम स्पिरिट पोर्ट के शरीर पर अचानक एक पतली दरार पड़ गई। च्यूनियांग घबरा गई। स्पेस टाइम बैकलैश! उसने तुरंत मुहर बनाई और धरती की नसों की आध्यात्मिक ऊर्जा को बुलाकर जाल की तरह जेड के घड़े को ढक दिया। फू चांगशेंग शांत रहा। 3 ताबीज उसकी आस्तीन से निकलकर घड़े पर चिपक गए। कोई बात नहीं, यह बस अस्थायी रूप से निष्क्रिय हुआ है। उसने घड़े को सहलाया। 100 साल बाद फिर इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब फ्लाइंग फेदर बीस्ट धीरे धीरे उसके पास आया। उसने सावधानी से अपनी चोंच से ढक्कन को छुआ, लेकिन समय स्थान की तरंग से उछलकर असंतुलित हो गया और लुढ़कता हुआ फू चांगशेंग के पैरों तक आ गिरा। मूर्ख पक्षी! फू चांगशेंग हंस पड़ा और उसे उठा लिया। आज की प्राप्ति काफी अच्छी रही। तुम फेयू को लेकर बाकी आध्यात्मिक पौधों की देखभाल करो। मुझे इस तलवार आत्मा के रहस्यों का अध्ययन करना है। च्यूनियांग ने झुककर प्रणाम किया। स्वामी, कृपया अपनी आयु अधिक खर्च न करे। फिर वह फ्लाइंग फेदर बीस्ट को लेकर हरे प्रकाश में बदल गई और माउंटेन एंड रिवर कड़ाही में गायब हो गई। फू चांगशेंग ध्यान में बैठ गया। उसकी चेतना पर्पल मेंशन में डूब गई। 9 पत्ती तलवार आत्मा शांति से तैर रही थी। उसके चारों ओर अनगिनत छोटी तलवार छायाएं थीं। जैसे ही उसने उनमें से एक को महसूस करने की कोशिश की, क्लैंग! उसके पर्पल मिशन में अचानक भयानक तलवार नाद गूंज उठा। एक प्राचीन लाल तलवार की परछाई प्रकट हुई, जिसके चारों ओर अग्नि ड्रैगन की छाया लिपटी हुई थी। तलवार पर 2 अक्षर लिखे थे, फेंजी। केवल उसकी छाया ही उसके पर्पल मेंशन को काम पाने के लिए काफी थी। फू चांगशेंग प्रसन्न हो उठा। प्राचीन दुष्ट तलवार फेंजी, कीमत वसूल हो गई। उसने तुरंत संबंध तोड़ दिया। तलवार की छाया गायब हो गई। हालांकि ये केवल आधी सांस तक चली, लेकिन उसने उसकी 1.5 साल की आयु खर्च कर दी।
फिर भी फू चांगशेंग जोर से हंस पड़ा। अब मेरे पास ये तुरुप का पत्ता है, तो सच्चे व्यक्ति तियान्यांग से भी डरने की जरूरत नहीं। अब एकांत साधना समाप्त करने का समय था। आधी रात थी जब फू चांगशेंग अपने एकांत कक्ष से बाहर निकला। चांदनी पानी की तरह उसके सीधे और ऊंचे शरीर पर गिर रही थी, लेकिन अचानक वह भौहें चढ़ाकर रुक गया। ड्रैगन स्केल्स बेचैन है। उसका दाहिना हाथ अनजाने में बाएं हाथ को छूने लगा। आस्तीन के नीचे हरी ड्रैगन स्केल्स हल्की सी चमक रही थीं और बेचैनी का संकेत दे रही थी। आंगन के कोने में अचानक एक छाया प्रकट हुई। वह था फू योंगरुई, जो एक घुटने पर झुक गया। रुयर, फू चांगशेंग ने पूछा, मेरे एकांत के दौरान हवेली में कुछ असामान्य हुआ? फू योंगरुई बोला, आधे महीने पहले पश्चिमी आध्यात्मिक खान की रक्षा व्यवस्था में छेड़छाड़ के संकेत मिले थे, लेकिन कोई घुसपैठिया नहीं मिला। मैंने गश्त बढ़ा दी है। फू चांगशेंग की आंखें तेज हो गई। सच्चा मास्टर तियान्यांग पहले ही फू परिवार में घुस चुका है। फू योंगरुई की आंखें सिकुड़ गई। तियानियन जनजाति का वह नकली नवजात आत्मा साधक? हाँ, फू चांगशेंग ने कहा। वह भेष बदलने में माहिर है। वह निश्चित रूप से किसी रूप में फू परिवार में घुस चुका है। उसका लक्ष्य, उसने अपने हाथ को छुआ, चिंग है। रात की हवा चली, पत्ते घूमने लगे। फू योंगरुई बोला, मैं तुरंत सभी बाहरी लोगों की जांच करूंगा। जल्दबाजी मत करो। फू चांगशेंग ने उसे रोका। वह नसेंट सोल स्तर का साधक है। जरा सी गलती भी उसे सतर्क कर देगी। गुप्त जांच करो। विशेष रूप से उन लोगों पर ध्यान दो जो फू परिवार की मुख्य शाखा के संपर्क में है। फू योंगरुई ने सिर झुकाया। मैं समझ गया। फू चांगशेंग ने गंभीर स्वर में कहा, सबसे पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। फू योंगरुई झुककर अंधेरे में गायब हो गया। डार्क हॉल फू परिवार के परिसर के नीचे 30 फुट गहराई में स्थित था। यह 36 परतों की मोहरों से सुरक्षित था और केवल मुख्य सदस्य ही प्रवेश कर सकते थे। जब फू योंगरुई वहां पहुंचा तो 12 डार्क हॉल शिष्य पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे। पिछले 20 वर्षों में फू परिवार हिंदी अनुवाद याओ याओ पहले ही अपना गोल्डन कोर बना चुकी थी और अब परिवार का एक स्तंभ बन चुकी थी। जब फू योंगरुई वहां पहुंचा तो 12 डार्क हॉल के शिष्य पहले से ही कतार में खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे। पिछले 20 वर्षों में फू परिवार में शामिल हुए सभी बाहरी लोगों के रिकॉर्ड निकालो। मुख्य शिष्य ने झुककर उत्तर दिया, हॉल मास्टर, कुल 93 फाइलें हैं। फू योंगरुई की आंखें हल्के से चमक उठीं। उन लोगों को चुनो जिनका फू परिवार की मुख्य शाखा, सीधे वंशजों, सीधा संपर्क रहा है। जेड स्लिप्स हवा में उड़ने लगीं और गठन सक्रिय हो गया। आधे घंटे बाद स्लिप्स की संख्या तेजी से घटकर 26 रह गई। छंटाई जारी रखो, फू योंगरुई ने ठंडे स्वर में कहा। भागड्वाल, हिंदी अनुवाद। फू योंगरुई ने मेज पर अपनी उंगलियों से हल्के से थपथपाया और कहा, जिनका कोई रिश्तेदार या मित्र नहीं है, जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है और जिनकी साधना अचानक बहुत बढ़ गई है। फाइलों की संख्या फिर कम हो गई और अंत में केवल 16 फाइलें हवा में तैरती रह गई। फू योंगरुई की नजर तेज थी। उसने एक एक करके उन्हें देखा। जब उसकी नजर ये छिंगयांग नाम पर पड़ी तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। ये वही मास्टर ये था जिसका जिक्र फू योंगशिंग ने पिछले कुछ वर्षों में कई बार किया था। इस व्यक्ति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दो। फू योंगरुई ने उंगली से संकेत किया और फाइल अपने आप खुल गई। डार्क हॉल का शिष्य तुरंत बोला, ये छिंगयांग एक आवारा साधक है। 10 साल से भी पहले उसने युवा स्वामी योंगशिंग को एक संकट से बचाया था, जिसके बाद उसे फू परिवार में लाया गया। वह दावा करता है कि वह नानलिंग के ये परिवार से है जिसे उसके दुश्मनों ने पूरी तरह मार डाला था और वह अकेला जीवित बचा। उसकी साधना पर्पल मेंशन क्षेत्र के मध्य चरण में है और वह हथियार बनाने में निपुण है, खासकर ड्रैगन पैटर्न वाले उपकरणों में। फू योंगरुई व्यंग्य से हंसा। बहुत ज्यादा संयोग है। उसने दूसरे शिष्य की ओर मुड़कर कहा, नानलिंग के ये परिवार के नरसंहार की जांच करो। कुछ दिनों बाद जांच के परिणाम फू योंगरुई के सामने रखे गए। सब कुछ सच था। समय, स्थान और तरीका सब मेल खाते थे। यहां तक कि कुछ जीवित बचे लोगों ने भी ये छिंगयांग की पहचान की। जांच जारी रखो। फू योंगरुई ने फाइल फिर से मेज पर फेंक दी।
मुझे ये जानना है कि वह रोज कहाँ जाता है और किन लोगों से मिलता है। डार्क हॉल के शिष्य आदेश मानकर चले गए। फू योंगरुई गुप्त कक्ष में अकेला खड़ा रह गया। उसकी उंगलियों के सिरे पर काली आध्यात्मिक ऊर्जा की एक पतली लकीर इकट्ठी हुई, जिससे उसने हवा में ये छिंगयांग का चित्र बना दिया। चित्र में वह मध्यम आयु का विद्वान, कोमल और सुसंस्कृत दिख रहा था। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। उसकी दुष्ट साधना का कोई निशान नहीं था। तियानयांग जेनरेन, फू योंगरुई ने धीरे से बुदबुदाया। अचानक चित्र विकृत हो गया और काले धुएं के बादल में बिखर गया। चांदनी के नीचे फू चांगशेंग फू परिवार के बगीचे में चल रहा था। नीले पत्थरों की पगडंडी के दोनों ओर लगे आध्यात्मिक पौधे रात की हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। दूर एक नाजुक सा आंगन हल्की रोशनी में नहा रहा था। यह छीशिया गार्डन था, जहां वूलिंगर अस्थायी रूप से रह रही थी। जैसे ही वह आंगन के द्वार तक पहुंचा, फू चांगशेंग ने एक हल्की वीणा की धुन सुनी। संगीत बीच बीच में टूट रहा था, मानो बजाने वाला बेचैन हो। उसने दरवाजा खोला और देखा कि वूलिंगर अकेली पत्थर की बेंच पर बैठी थी। उसकी सफेद रेशमी पोशाक चांदनी में चमक रही थी और उसकी पतली उंगलियां वीणा के तारों पर हल्का सा कांप रही थीं। लिंगर, फू चांगशेंग ने धीरे से पुकारा। संगीत अचानक रुक गया। वूलिंगर ने चौंक कर सिर उठाया। उसकी पन्ने जैसी आंखों में आश्चर्य चमक उठा। भाई चांगशेंग! वह जल्दी से खड़ी हो गई। उसकी कमर से बौधी चांदी की घंटियां मधुर ध्वनि में बज उठीं, लेकिन वह एक कदम बढ़ाने से पहले ही झिझक गई। आप एकांत साधना से बाहर आ गए। फू चांगशेंग ने देखा कि वह अनजाने में अपने कपड़ों का किनारा ठीक कर रही थी और उसका दिल थोड़ा नरम पड़ गया। उत्तरी सीमा के जादूगर कबीले की कभी वीर और आत्मविश्वासी पवित्र कन्या अब इतनी सावधान हो गई थी। मैं तुम्हें देखने आया हूं। वह स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ा, पत्थर की बेंच से गिरे हुए पत्ते हटाए और बैठ गया। फू परिवार में तुम्हारा रहना कैसा है? वूलिंगर ने अपने कपड़े की कमरबंद को उंगलियों से घुमाते हुए एक मजबूर मुस्कान दी। बहन यूं मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। कुछ दिन पहले वह मुझे हुइजो के फूलों के बाजार में भी ले गई थी। उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी पड़ गई। लेकिन क्या? वूलिंगर ने कड़वी मुस्कान के साथ अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली में आध्यात्मिक ऊर्जा की एक हल्की लकीर झिलमिला रही थी। मेरी वर्तमान साधना अभी तक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर तक भी नहीं पहुंची है। सच में? अचानक फू चांगशेंग ने उसका ठंडा हाथ पकड़ लिया। वूलिंगर चौंक गई। उसने देखा कि उसकी आंखों में तारों जैसी चमक थी। मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। गुप्त कक्ष का पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया और बाहर की दुनिया से पूरी तरह अलग हो गया। वूलिंगर ने घबराकर चारों ओर देखा। यह पत्थर का कक्ष फू चांगशेंग के शयन कक्ष के नीचे था। दीवारों पर प्राचीन मंत्र अंकित थे और बीच में एक जेड का मंच हल्की रोशनी फैला रहा था। भाई चांगशेंग, यह तुम्हारे घाव भरने के लिए। फू चांगशेंग ने अपनी चौड़ी आस्तीन लहराई। 7 कांसी दीपक एक एक करके जल उठे और बिग डिपर का गठन बना लिया। उसने अपने वस्त्रों से एक कांसी डिब्बा निकाला। जैसे ही ढक्कन खुला, पूरा पत्थर कक्ष जीवन ऊर्जा से भर गया। वूलिंगर की आंखें फैल गई। डिब्बे के भीतर पन्ने जैसा हरा क्रिस्टल चमक रहा था। उसने बस उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की हल्की सी सांस ली और उसकी वर्षों से रुकी हुई साधना में ढील आने लगी। ये क्या है? फू चांगशेंग ने गंभीर आवाज में कहा, यह स्वर्गीय स्तर का धर्म बीज है, गहन आध्यात्मिक सार। यह प्राचीन शक्तिशाली साधकों द्वारा इकट्ठी की गई स्वर्ग पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से बना है। यह साधक की मेरिडियन को फिर से गढ़ सकता है और तुम्हें एक विशेष आध्यात्मिक शरीर भी दे सकता है। वूलिंगर अविश्वास से क्रिस्टल को देखती रह गई। यह बहुत कीमती है। उसकी आवाज कांप रही थी। भाई चांगशेंग, फू चांगशेंग ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। जब तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी खुद की साधना की नींव नष्ट कर दी थी, तब क्या तुमने जरा भी झिझक दिखाई थी? वूलिंगर ने सिर हिलाया। तो इसे स्वीकार करो। फू चांगशेंग की आवाज में कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। हालांकि वह थोड़ी देर रुका। इस साधना के बीज को तुम्हारे शरीर में युगल साधना के माध्यम से स्थानांतरित करना होगा। यह प्रक्रिया 49 दिनों तक चलेगी और इस दौरान इसे रोका नहीं जा सकता। वूलिंगर के गाल गाल लाल हो गए। दिन बीतते गए। 21वें दिन वूलिंगर की साधना ने आखिरकार फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर को पार कर लिया। 35वें दिन कमरे में अचानक एक मधुर फीनिक्स की पुकार गूंज उठी।
42वें दिन वह स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने लगी, और 49वें दिन की आधी रात को वूलिंग के पीछे आग जैसे लाल पंखों की एक जोड़ी प्रकट हुई। अचानक उसने सिर पीछे उठाया और एक लंबी पुकार लगाई। यह किसी इंसान की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी प्राचीन दिव्य पक्षी की पुकार जैसी थी। उसके पीछे शून्य में एक विशाल लाल दिव्य पक्षी का भ्रम प्रकट हुआ। उसके लंबे पूंछ के पंख थे, उसका शरीर अनंत अग्नि से घिरा था और उसकी आंखें जलते हुए सितारों जैसी थीं। फू चांगशेंग की आंखें फैल गईं। वर्मिलियन बर्ड स्पिरिट। उत्तरी सीमा के जादूगर कबीले में वर्मिलियन बर्ड की रक्तरेखा होने की एक कथा थी, और आश्चर्यजनक रूप से वह वूलिंगर में जाग उठी। स्वर्गीय स्तर के धर्म बीज का प्रभाव उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक था। कुछ ही क्षणों बाद वह दिव्य पक्षी का भरम प्रकाश की धारा बनकर वूलिंगर के सिर में समा गया। उसके चारों ओर लाल सोने की ज्वालाएं भड़क उठी, लेकिन उन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वे उसके शरीर के चारों ओर पानी की तरह बह रही थी। ज्वालाएं शांत होने के बाद वूलिंगर धीरे धीरे नीचे उतरी। उसने आंखें खोली। उनमें एक क्षण के लिए अग्नि का चिन्ह चमक उठा। भाई चांगशेंग। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अपनी हथेलियां खोली और उनमें अचानक लाल अग्नि की एक गेंद प्रकट हो गई, जो आच्छाकारी रूप से उसकी उंगलियों पर नाच रही थी। फू चांगशेंग ने राहत की लंबी सांस ली। पिछले 49 दिनों की सारी थकान मानो गायब हो गई। वह तेजी से आगे बढ़ा और वूलिंगर का हाथ पकड़ लिया। अगर चाहो तो मैं पार्ट टर्नडिड भी इसी तरह हिंदी में अनुवाद करके दे सकता हूं। भाग ठराड। हिंदी अनुवाद। फू चांगशेंग ने लिंगर की कलाई पकड़कर उसकी जांच की। उसकी मेरिडियन नदियों की तरह चौड़ी और मजबूत थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति समुद्र की तरह उमड़ रही थी। उसकी साधना न केवल पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, बल्कि वह पर्पल मैंशन स्तर के मध्य चरण तक पहुंच चुकी थी। सफल हो गया। फू चांगशेंग संतोष से मुस्कुराया। न केवल तुम्हें ठीक कर दिया, बल्कि तुम्हारा वर्मिलियन बर्ड स्पिरिट बॉडी भी जागृत हो गया। वूलिंगर वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। उसकी पन्ना जैसी आंखें अविश्वास से भरी थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और लाल रंग की एक पतली लौ उसकी बाह के चारों ओर रिबन की तरह लिपट गई। एक विचार के साथ उसके पीछे आग के भूतिया पंखों की एक जोड़ी प्रकट हो गई, यहां तक कि उसकी सांसों के साथ भी छोटे छोटे चिंगारी उसके होंठों से निकल रहे थे। क्या यह सच में मैं हूं? उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अपनी उंगलियों से गाल छुआ, जैसे डर रही हो कि कहीं यह सपना न हो। फू चांगशेंग हंस पड़ा। चलो, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा करते हैं। वूलिंगर ने गहरी सांस ली और एक हस्त मुद्रा बनाई। तुरंत ही उसकी हथेली से लगभग 1 फुट लंबा आग का फीनिक्स निकलकर उड़ पड़ा। वह गुप्त कक्ष में एक चक्कर लगाते हुए पीछे चमकदार अग्नि की लकीर छोड़ गया। अंत में वह फीनिक्स उसके कंधे पर आकर बैठ गया, प्यार से उसके गाल से सट गया और फिर रोशनी के कणों में बिखर गया। मैं सच में ठीक हो गई। वूलिंगर की आंखों में आंसू भर आए। और मैं पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई हूं। फू चांगशेंग ने सिर हिलाया। वमिलियन स्पिरिट बॉडी 4 महान अग्नि तत्वीय आध्यात्मिक शरीरों में से एक है। इससे साधना की गति सामान्य लोगों से कहीं अधिक होती है और आग से जुड़े मंत्रों के प्रति प्राकृतिक सामंजस्य भी मिलता है। अब तुम। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि वूलिंगर अचानक उसके गले लग गई। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। धन्यवाद, आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा, वह रूधे गले से बोली। उस अराजक भूमि में मुझे लगा था कि मैं कभी। फू चांगशेंग ने चुपचाप उसके लंबे मुलायम बालों को सहलाया। उसकी बाहों में कांपते उस नाजुक शरीर से वह नए जीवन की खुशी को महसूस कर सकता था। अचानक वूलिंगर पीछे हटी, आंसू पोंछे और कुछ ऐसा किया जिसने फू चांगशेंग को चौंका दिया। उसने अपनी उंगली काटी, खून से अपने माथे पर एक प्राचीन रून बनाया, फिर एक घुटने पर बैठकर अपना दाहिना हाथ दिल पर रखा। रक्त और आत्मा की शपथ लेकर वूलिंगर जीवन भर फू चांगशेंग का अनुसरण करेगी। उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में अटल संकल्प जल रहा था। यह उत्तरी सीमा की सर्वोच्च रक्त शपथ है। आज से मेरा जीवन आपका है। फू चांगशेंग ने तुरंत उसे उठाया। बकवास! मुझे तुम्हारी जिंदगी का क्या करना है? उसने उसके माथे के खून के निशान को देखते हुए कहा, जल्दी इस शपथ को तोड़ो।
वूलिंगर मुस्कुराई। उसकी आंख के कोने का तिल आग की रोशनी में चमक रहा था। इसे तोड़ा नहीं जा सकता। उत्तरी सीमा की रक्त शपथ एक बार ली जाए तो मृत्यु के बिना नहीं टूटती। उसने शरारती अंदाज में आंख मारी। तो चांगशेंग, तुम्हें अच्छे से जीना होगा, वरना मुझे भी तुम्हारे साथ मरना पड़ेगा। फिर से बकवास, फू चांगशेंग ने डांटा, लेकिन उसकी आंखों में गर्माहट आ गई। उसने उसके माथे से खून का ताबीज मिटाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह उसकी त्वचा में समा चुका था। केवल हल्का लाल निशान रह गया था। वूलिंगर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें नए प्रकाश से चमक रही थीं। मैं तुम्हें वर्मिलियन बर्ड स्पिरिट बॉडी की शक्ति दिखाती हूं। उसके जवाब देने से पहले ही उसके चारों ओर फिर से लाल लपटें भड़क उठीं। आग के बीच उसका शरीर धुंधला होने लगा और अंततः वह हथेली जितने छोटे आग के पक्षी में बदल गई। वह उड़कर फू चांगशेंग के कंधे पर आ बैठी और प्यार से उसके कान को चोंच मारने लगी। रूपांतरण कला, फू चांगशेंग आश्चर्य से बोला। यह क्षमता तो पर्पल मैंशन साधकों में नहीं होती। आग का पक्षी जमीन पर उतरा और फिर से वूलिंगर में बदल गया। उसके गाल लाल थे। स्पष्ट था कि इस मंत्र में बहुत ऊर्जा लगी थी। यह सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही रह सकता है, लेकिन संकट के समय काम आ सकता है। फिर उसने अपनी हथेली उठाई। लाल आग का एक गोला हवा में उठकर कई रूप लेने लगा। तलवार, पक्षी, यहां तक कि एक खिलता हुआ कमल। क्रिम्सन फ्लेम स्पिरिट फायर सब कुछ जला सकता है, लेकिन खुद को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसने गर्व से बताया और कई बुनियादी मंत्र दिखाए। वर्मिलियन बर्ड स्पिरिट बॉडी के आशीर्वाद से साधारण फायरबॉल मन की शक्ति कई गुना बढ़ गई थी और उसकी गति भी 80% से अधिक तेज हो गई। लेकिन जिसने फू चांगशेंग को सबसे ज्यादा चौंकाया वह यह था कि वूलिंगर ने जानबूझकर अपनी बांह पर एक कट लगाया और वह घाव आंखों के सामने ही भर गया, एक पल में बिना निशान के। असाधारण पुनर्जीवन क्षमता भी वर्मिलियन बर्ड स्पिरिट बॉडी की विशेषता है, वूलिंगर खुशी से बोली। भाई चांगशेंग, आपने मुझे केवल ठीक ही नहीं किया, बल्कि मुझे पहले से 10 गुना 100 गुना बेहतर शरीर दे दिया। फू चांगशेंग ने धीरे से कहा, यह तुम्हारा अधिकार था। अगर तुमने उस अराजक जगह में अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे नहीं बचाया होता तो शायद मैं अभी भी वहीं फंसा होता। वूलिंगर ने सिर हिलाया, फिर अचानक झुककर उसके गाल पर हल्का सा चुंबन दे दिया। फिर भी धन्यवाद। वह शर्माकर पीछे हट गई। फू चांगशेंग एक पल के लिए चौंक गया, फिर हल्का मुस्कुराया। लिंगर, बेहतर होगा कि तुम अपना स्पिरिट बॉडी दूसरों को न दिखाओ। वूलिंगर ने सिर हिलाया। उसने हाथ की मुद्रा बनाई और आध्यात्मिक प्रकाश उसके चारों ओर बहने लगा। कुछ ही क्षणों में उसके पीछे के अग्नि पंखों की छाया धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी आंखों में आग के पैटर्न भी लुप्त हो गए। चांगशेंग, क्या मैं यूलिन प्रांत जाकर बेलिन काउंटी की सीमा रक्षा के निर्माण में मदद करूं? वह महसूस कर रही थी कि उसे फू परिवार के लिए कुछ करना चाहिए, वरना चांगशेंग के उपकारों के सामने वह शर्मिंदा होगी। ठीक है, फू चांगशेंग ने हल्के से सिर हिलाया। उसे भी कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाने थे। फू परिवार का मुख्य भवन। फू परिवार के मुख्य भवन के अंदर चंदन की सुगंध फैली हुई थी। फू चांगशेंग मुख्य आसन पर सीधे बैठे थे। उनकी उंगलियां एजियोर ड्रैगन जेड पेंडेंट को हल्के से सहला रही थी और उनकी नजर उन 16 जेड स्लिप्स पर थी जो अभी अभी लाई गई थी। हर जेड स्लिप में एक संदिग्ध बाहरी व्यक्ति की विस्तृत जानकारी दर्ज थी। यह सब डार्क हॉल के शिष्यों ने कई महीनों की जांच के बाद संकलित किया था। पिता, ये 16 चुने हुए उम्मीदवार हैं, फू योंगरुई ने कहा। उसकी काली पोशाक जमीन तक लटक रही थी और उसकी आवाज गहरे तालाब की तरह ठंडी और स्पष्ट थी। इनमें से 7 का योंग पीढ़ी के प्रत्यक्ष वंशजों से घनिष्ठ संबंध है। 4 ने परिवार के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अक्सर प्रवेश किया है और बाकी 5 की उत्पत्ति संदिग्ध है। फू चांगशेंग ने हल्का सा सिर हिलाया और अपनी दिव्य चेतना से जेड स्लिप्स को स्कैन किया। जब तीसरी जेड स्लिप पर उसने ये छिंगयांग नाम देखा तो उसकी उंगली रुक गई। यह व्यक्ति योंगशिंग को कब से जानता है? पिता को रिपोर्ट, 12 साल और 7 महीने, फू योंगरुई ने बिना झिझक उत्तर दिया। योंगशिंग जब बाहर प्रशिक्षण कर रहा था तब संकट में पड़ गया था और इसी व्यक्ति ने उसे बचाया। तब से वे अक्सर मिलते रहे हैं। 12 साल, फू चांगशेंग की भौं हल्की सी सिकुड़ गई। 12 साल किसी अजनबी को घनिष्ठ मित्र बनाने के लिए भी काफी होते हैं, और किसी धोखेबाज के लिए घातक जाल बिछाने के लिए भी। उसने पूछा,
वह क्या चाहता है? फू योंगरुई की आवाज और ठंडी हो गई। यही तो संदिग्ध है। इन 12 सालों में उसने कभी कोई इनाम नहीं मांगा। योंगशिंग ने जो उपहार देने चाहे, उनमें से अधिकतर उसने ठुकरा दिए। उसने केवल 3 साल पहले एक साधारण रिफाइनिंग फर्नेस स्वीकार किया था, जिसकी कीमत 100 स्पिरिट स्टोन से भी कम थी। फू चांगशेंग की उंगलियां अचानक मेज पर थपथपाना बंद कर दी। बिना शर्त दया अक्सर किसी बड़ी साजिश को छिपाती है। यह साधना जगत का पुराना सच था। योंगशिंग का उसके प्रति रवैया कैसा है? वह उसे गुरु या मार्गदर्शक मानता है, फू योंगरुई ने कहा, यहां तक कि मुझसे भी अधिक और शायद आपसे भी। फू चांगशेंग ने धीमी आवाज में कहा, योंगशिंग भोला है और आसानी से धोखा खा सकता है। लेकिन अगर ये छिंगयांग के इरादे सच में गलत है, तो 12 साल बहुत लंबा समय है। फू योंगरुई ने अपनी आस्तीन से एक काला जेड स्लिप निकाला। मैंने पिछले 12 सालों में उसके और योंगशिंग के सभी संपर्कों का रिकॉर्ड तैयार किया है। पहले 8 साल केवल हथियार निर्माण की चर्चा तक सीमित थे, लेकिन पिछले 4 सालों में उसने धीरे धीरे परिवार के रहस्यों के बारे में पूछताछ शुरू की, खासकर पिता के जन्मजात स्पिरिट बीस्ट की अफवाहों के बारे में। फू चांगशेंग की आंखों में ठंडी चमक उभरी। तियानियांग जेनरिन फू परिवार में उसके एजियोर ड्रैगन के लिए घुसपैठ कर चुका था। निगरानी जारी रखो, लेकिन उन्हें सतर्क मत होने देना, फू चांगशेंग ने गहरी आवाज में कहा, और नानलिंग में ये परिवार के नरसंहार की फिर से जांच कराओ। मुझे हर विवरण चाहिए। वह हल्का सा मुस्कुराया। मास्टर तियानियांग भेष बदलने का उस्ताद है। 230 साल पहले उसके पूरे परिवार का नरसंहार उसकी पहचान छिपाने के लिए एकदम सही आवरण था। फू योंगरुई की आंखों में हत्या की चमक कौंधी। क्या हमें पहले योंगशिंग को अलग कर देना चाहिए? फू चांगशेंग ने सिर हिलाया। योंगशिंग अब बच्चा नहीं है। जबरदस्ती दखल देने से उल्टा असर होगा, और अगर वह सच में तियानियांग जेनरेन है, तो उसे सतर्क करना ठीक नहीं होगा। वह थोड़ी देर सोचकर बोला, लेकिन केवल बचाव करना काफी नहीं, हमें पहल करनी होगी। योंगरुई, मेरे लिए एक और काम करो। फू चांगशेंग ने तुरंत कुछ शब्द टेलीपैथी के जरिए उसे भेजे। यह सुनकर फू योंगरुई के चेहरे पर चिंता की झलक आई, लेकिन उसने फिर भी हाथ जोड़कर कहा, मैं तुरंत इसे पूरा करता हूं।